Hello everyone, welcome to class number 37 of the course Getting Started with Python। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स दैट वी यूज इन यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स हमने देखा था। उसके साथ हमने उसका प्रोग्राम एग्जाम्पल भी कंसीडर किया था उस चीज को सिंपल तरीके से समझने के लिए। आज की क्लास में हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हम जो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हैं उस यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम जो आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स यूज करते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर क्या है और उस आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर को हम हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम आज के क्लास में समझेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं सबसे पहले कि ये आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स क्या है, इसकी जरूरत हमें क्यों है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक प्रोग्राम एग्जाम्पल कंसीडर किया था, जिस प्रोग्राम एग्जाम्पल में हमने जो फंक्शन लिया था यूजर डिफाइंड फंक्शन, हमने उस यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया। कॉल करने के बाद जब हम फंक्शन के अंदर एंटर किए, उसके बाद वो फंक्शन खुद से यूजर से इनपुट लेगा, है कि नहीं। मतलब फंक्शन कॉल किए, फंक्शन कॉल करने के बाद वो फंक्शन एग्जीक्यूट करना शुरू किया और फंक्शन एग्जीक्यूशन जब शुरू हुआ उसके अंदर ही फंक्शन ने क्या किया, यूजर से इनपुट इनपुट वैल्यू एक्सेप्ट किया, है कि नहीं। पर अगर हम चाहें कि जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसी वक्त ही हम इनपुट वैल्यू हमारे फंक्शन के पास पास कर दें, ताकि उसको फंक्शन एग्जीक्यूशन के अंदर और इनपुट वैल्यूज यूजर से लेना ना पड़े, तो ये चीज भी हम कर सकते हैं। ओके। तो जैसे कि ये लास्ट क्लास का एग्जांपल हम देख सकते हैं। तो इस लास्ट क्लास के एग्जांपल में हम देखेंगे जो फंक्शन हमने यूज किया है, तो इस फंक्शन को हमने पहले कॉल किया। तो कॉल करने के बाद वो फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ। फंक्शन के अंदर आने के बाद हमने यूजर से इनपुट लिया है कि नहीं। आज की क्लास में हम जो सीखेंगे कि फंक्शन के अंदर इनपुट लेने के बदले जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहां से भी हम इनपुट वैल्यूज क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पास कर सकते हैं, है कि नहीं। तो वो चीज हम कैसे कर सकते हैं वो हम आज की क्लास में समझेंगे। तो जब भी हम एक फंक्शन कॉल करते हैं एंड फंक्शन कॉल करते वक्त अगर हम कोई इनपुट वैल्यू पास करते हैं, देन उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ओके। So what is argument? An argument is a value passed to the function during the function call. ओके। तो फंक्शन कॉल जब हम करते हैं, फंक्शन कॉल करते वक्त हम जो वैल्यू एज ए इनपुट फंक्शन के पास पास करते हैं, उन वैल्यूज को हम उन इनपुट वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, उन इनपुट वैल्यूज को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ओके। तो ये आर्ग्यूमेंट या फिर जो वैल्यू हम फंक्शन कॉल करते वक्त पास कर रहे हैं, वो वैल्यू जाके कहाँ पे रिसीव होगा, जहां पे हमने उस फंक्शन को डिफाइन किया है वहां पे वो रिसीव होगा। तो वहां पे जो जो वेरिएबल्स उस वैल्यू को रिसीव करेंगे उनको हम बोलेंगे पैरामीटर्स। उनको हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर्स। एग्जांपल लेंगे तो और ज्यादा आसान तरीके से समझ आएगा, हम आगे एग्जांपल कंसीडर करेंगे। पर सिंपल तरीके से बस समझ लो, जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे कि कोई भी फंक्शन है, फंक्शन को हमने कॉल किया, फंक्शन कॉल करते वक्त सपोज वैल्यू मैंने पास किया 5, तो ये जो वैल्यू फंक्शन कॉल करते वक्त मैंने पास किया, तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा आर्ग्यूमेंट। ओके, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो ये फंक्शन कॉल करते वक्त हमने ये वैल्यू कहाँ पे पास किया, जहां पे फंक्शन डिफाइन हुआ है कि नहीं, जहां पे फंक्शन डिफाइन हुआ है। तो फंक्शन जो डिफाइन हुआ है, तो ये जो वैल्यू हमने पास किया उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए फंक्शन डेफिनेशन में हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। जितना वैल्यू हम रिसीव करना चाहते हैं उतना वेरिएबल्स हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये जो वेरिएबल्स उन वैल्यूज को रिसीव करने वाले हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं जो कि उन वैल्यूज को रिसीव करने वाले हैं, इन वेरिएबल्स को हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे पैरामीटर्स। ओके। तो जब भी हम फंक्शन कॉल करते वक्त वैल्यू पास करते हैं तो दो चीजें एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाता है, एक है आर्ग्यूमेंट और एक है पैरामीटर। तो उस चीज को हम समझेंगे एक प्रोग्राम एग्जांपल कंसीडर करके। जैसे कि यहाँ पे हम कौन सा प्रोग्राम ले रहे हैं, प्रोग्राम का क्वेश्चन हमें क्या बोला है, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि राइट ए प्रोग्राम यूजिंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट डिस्प्ले द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स वेयर n इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लेंगे जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर।
फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मतलब अगर कोई यूजर एन का वैल्यू इनपुट करता है 5, तो 1 से लेके 5 तक सारे नंबर्स को ऐड करेंगे और उसका रिजल्ट दिखाएंगे। अगर कोई नंबर कोई यूजर इनपुट करता है 100, तो 1 से लेके 100 तक फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स को हम सम करेंगे, उसका रिजल्ट हम दिखाएंगे। पर यहाँ पे कितना मतलब फर्स्ट कितने नेचुरल नंबर्स को हमें सम करना है वो वैल्यू हम यूजर से इनपुट लेंगे, है कि नहीं। और एक पॉइंट लास्ट में ये बोला है कि जो n है, जो वैल्यू है कि कितने फर्स्ट नेचुरल नंबर को हमें सम करना है, वो वैल्यू हम आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास करना चाहते हैं। मतलब फंक्शन कॉल करते वक्त हम वैल्यू को भेजना चाहते हैं फंक्शन के पास, ना कि फंक्शन के अंदर हम यूजर से वैल्यू लेना चाहते हैं। फंक्शन कॉल करने से पहले हम यूजर से वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, देन फंक्शन कॉल करते वक्त उस इनपुट वैल्यू को हम फंक्शन के पास पास करेंगे बाय यूजिंग आर्ग्यूमेंट। तो वो चीज हम कैसे कर सकते हैं देखेंगे। जैसे हम कमेंट्स ऐड करते हैं उसी तरीके से कमेंट ऐड करने का काम हम कर लेंगे। जितना भी कमेंट्स हमें ऐड करना है हमारे प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे। हमेशा बोला हूं मैं, कभी भी अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करना है तो जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस हमें यूज करने हैं वो सारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस को पहले डिफाइन कर दो। तो जैसे कि हमें एक यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे चाहिए, क्या करने के लिए, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को सम करने के लिए। इस फंक्शन के अंदर हमें यूजर से इनपुट नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इनपुट हम आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में रिसीव करेंगे, है कि नहीं। तो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा उस टाइम पे देखते हैं। जैसे कि फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया बाय यूजिंग द कीवर्ड def। देन फंक्शन का नाम हम जो देना चाहते हैं वो फंक्शन का नाम हम दे सकते हैं। जैसे कि फंक्शन का नाम हमने यहाँ पे दिया है सम नेचुरल नंबर्स। उसके बाद जबकि वैल्यू आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास होके आने वाला है, तो उस वैल्यू को हमें रिसीव भी करना पड़ेगा। तो उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए फंक्शन डिफाइन करते वक्त हम एक वेरिएबल को वहां पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल डिफाइन है फंक्शन कॉल के वक्त वैल्यू जो पास होगा उसको रिसीव करने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ये पैरामीटर क्या करेगा, फंक्शन कॉल होते वक्त जो वैल्यू पास होगा उस वैल्यू को ये रिसीव करेगा। ओके, तो फंक्शन डिफाइन करना हमने शुरू किया, उसके अंदर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम ऐड करना शुरू करेंगे। इस फंक्शन को यूज करके हम क्या करने वाले हैं, सम करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया सम, और जिसको हमने असाइन कर दिया एक वैल्यू 0 के द्वारा। फिर हम क्या करने वाले हैं, 1 से लेके जो भी वैल्यू यूजर पास किया होगा एज ए वैल्यू n, है कि नहीं, उतना नंबर तक हमें एक एक करके इंक्रीमेंट करके सारे नंबर्स को ऐड करने हैं। तो हमें सेम टास्क, सम करने वाला सेम टास्क हमें रिपीटेडली परफॉर्म करना है। और कभी भी हमें रिपीटेडली कोई टास्क परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट या फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स को प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रीफर करेंगे फॉर लूप स्टेटमेंट को। तो फॉर लूप स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिया, फॉर स्टेटमेंट हमने लिया, एक कंट्रोल वेरिएबल हमने लिया दैट इज आई, देन इन कीवर्ड हमने यूज किया, देन हमने एक रेंज डिफाइन किया। फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या है, 1। 1 से हम कहां तक जाना चाहते हैं, n तक। तो अगर हमें n तक जाना है तो स्टॉप वैल्यू हमें क्या देना पड़ेगा, n+1। तो फॉर लूप हमने डिफाइन किया फंक्शन के अंदर, और ये फॉर लूप क्या करेगा, एक एक करके 1 से लेके n तक सारे नंबर्स को ऐड करते करते सम वेरिएबल में स्टोर करेगा। इस तरीके से सम इक्वल टू सम प्लस आई में। तो सारे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम हो जाएगा इतने में। सम होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। फॉर लूप के बाहर आके प्रिंट स्टेटमेंट के माध्यम से फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो भी सम हुआ उसके रिजल्ट को हम डिस्प्ले कराएंगे, है कि नहीं। तो फंक्शन का काम खत्म। जो भी इनपुट उसने रिसीव किया, इनपुट रिसीव करने के बाद उसने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसने आउटपुट दिखाया। अभी हम क्या करेंगे, इंडेंटेशन को खत्म करके फंक्शन के बाहर आ जाएंगे। तो फंक्शन के बाहर आने के बाद अभी हम मेन टास्क शुरू करेंगे जहां से हमारा एग्जीक्यूशन शुरू होता है। तो जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, मैं बार बार बोलते आया हूं, फंक्शन डिफाइन कर देने से वो अपना काम करना शुरू नहीं करता जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करते। ओके, तो अभी काम शुरू कहां से होगा, अभी हमने जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाया वहां से होगा काम शुरू। फंक्शन का एग्जीक्यूशन यहां से शुरू होता है। ओके,
तो इसीलिए बोलता हूँ कि जब भी फंक्शन हमें जो जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन चाहिए उसको हम शुरू से डिफाइन कर लेते हैं। सिर्फ डिफाइन कर लेने से वो काम करना शुरू नहीं करेगा। डिफाइन इसीलिए पहले से कर लेते हैं ताकि बाद में जितना बार चाहे उतना बार हम उसको यूज कर सकें, है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया। यूजर से इनपुट लेने के बाद हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अभी फंक्शन कॉल करेंगे। एंड फंक्शन कॉल करके हमने जो भी नंबर यूजर ने इनपुट किया उसको फंक्शन कॉल करते वक्त हमने फंक्शन के पास किया। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल करते वक्त हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है नम, ये पास होके कहाँ पे जाएगा, एन के पास। तो जैसे कि हम देखेंगे तो नम जो है, नम में सपोज हमने स्टोर किया 5, है कि नहीं। यूजर ने सपोज नम में इनपुट किया 5, तो 5 पास होगा। तो वो 5 अगर पास होगा तो वो 5 जाके कहाँ पे फिर स्टोर होगा, एन में स्टोर होगा, है कि नहीं। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। फिर जब हम अंदर आएंगे तो अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा रेंज है वो 1 से 5 + 1 6। स्टार्ट वैल्यू है 1, स्टॉप वैल्यू है 6, मतलब स्टॉप वैल्यू से एक कम तक हम जाते हैं। तो 1 से 5 तक हम एक एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे और सम करते करते जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट 1 ऐड करेगा, फिर 2 ऐड करेगा, फिर 3 ऐड करेगा, फिर 4 ऐड करेगा, फिर 5 ऐड करेगा। ऐसे सारे वैल्यूज को ऐड करने के बाद फिर हम लूप के बाहर आ जाएंगे। लूप के बाहर आने के बाद हम आउटपुट प्रिंट कर देंगे। उसके बाद और कोई स्टेटमेंट है नहीं, एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा और हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट भी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने जो दो स्टेटमेंट देखा, एक है आर्ग्यूमेंट जिसमें है और एक है पैरामीटर जिसमें है। मतलब फंक्शन कॉल जो हम कर रहे हैं वहां पे हम पैरेंथेसिस के अंदर जिस वेरिएबल को यूज किए हैं वो है आर्ग्यूमेंट, एंड फंक्शन डिफाइन हमने जहां पे किया है उसके अंदर जो वेरिएबल हमने यूज किया है वो है पैरामीटर। ओके, तो जब भी फंक्शन कॉल करते वक्त हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो उसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। एंड वही वैल्यू अगर फंक्शन डिफाइन जहां पे हुआ है वहां पे वो वैल्यू अगर रिसीव होता है तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। और दोनों जबकि सेम वैल्यूज को पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब पाइथन में क्या होता है, कोई भी वैल्यू अगर हम स्टोर करते हैं वो वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो वो वैल्यू अगर एक ऑब्जेक्ट है, तो वो वैल्यू अगर ऑब्जेक्ट है तो उसी ऑब्जेक्ट को दोनों के दोनों वेरिएबल पॉइंट कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये 5 या फिर 5 जो है वैल्यू, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसको आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर में जो दो वेरिएबल्स हैं दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। ओके, जिसके वजह से दोनों का वैल्यू भी सेम है। तो आई थिंक यहाँ पे कैसे आर्ग्यूमेंट यूज करके, पैरामीटर्स यूज करके हम फंक्शन के पास इनपुट वैल्यूज पास कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर इनपुट वैल्यू रिसीव ना करके। आई थिंक ये चीजें तो सबको सिंपल तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, तो ये जो एग्जांपल हमने देखा, इस एग्जांपल में हमने एक चीज ध्यान दिया कि आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर में जो वेरिएबल होते हैं, दोनों वेरिएबल जबकि सेम वैल्यू को रेफर कर रहे हैं तो दोनों का आइडेंटिटी जो है वो भी सेम होना चाहिए। क्योंकि हर एक वैल्यू जो हमारे मेमोरी में स्टोर हो रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट का एक ही आइडेंटिटी होता है। और एक ऑब्जेक्ट को जबकि दोनों ही वेरिएबल्स पॉइंट कर रहे हैं तो दोनों वेरिएबल्स का आइडेंटिटी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर हमें आइडेंटिटी चेक करना पड़े, अगर हम चाहते हैं कि आर्ग्यूमेंट में जो वेरिएबल है, पैरामीटर में जो वेरिएबल है, दोनों का आर्ग्यूमेंट अगर हम चेक करना चाहें तो दोनों का मतलब आईडी अगर हम चेक करना चाहें तो दोनों का आईडी हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग आईडी फंक्शन दोनों का आईडी हम सिंपल तरीके से चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये जो एग्जांपल अभी हमने देखा, उस एग्जांपल को हम प्रैक्टिकली थोड़ा समझ लेते हैं, प्रैक्टिकली थोड़ा देख लेते हैं, ताकि हमें वो कॉन्सेप्ट और थोड़ा बेहतर तरीके से समझ आ जाए कि कैसे हमें उस प्रोग्राम को लिखना है। उसके बाद फिर हम और एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे और एक प्रोग्राम कंसीडर करेंगे, जिस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये समझेंगे कि या फिर ये चेक करेंगे कि जो फंक्शन कॉल करते वक्त हमने आर्ग्यूमेंट पास किया एंड फंक्शन डिफाइन जो हुआ है वहां पे वैल्यू हमने जो रिसीव किया, दोनों वेरिएबल का आइडेंटिटी सेम है, दोनों सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, वो हम चेक करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। ये अभी हमने जो प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया उसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट हमें और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ओके,
जैसे कि क्वेश्चन हमारा क्या बोला था प्रोग्राम नंबर 4 में कि राइट ए प्रोग्राम यूजिंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट डिस्प्ले द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर व्हेन n पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करके फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम हमें फाइंड करना है, जहां पे उस फंक्शन के पास हम जो इनपुट वैल्यू है कि फर्स्ट कितने नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है, वो जो इनपुट वैल्यू है n, वो हम आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास करेंगे, ना कि फंक्शन के अंदर हम यूजर से एक्सेप्ट करेंगे। तो वो चीज करने के लिए सबसे पहले हम एक प्रोग्राम फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल टैब में जाके न्यू फाइल में जाके, ये हमारा जबकि एग्जाम्पल नंबर 4 है चैप्टर 3 का, तो फाइल टैब में जाके उसी हिसाब से नेमिंग करके हम सेव कर लेंगे फाइल नेम देके। सो प्रोग्राम नंबर 4 ऑफ चैप्टर 3 विथ एक्सटेंशन .py, सेव बटन में क्लिक करके इसको सेव करेंगे तो प्रोग्राम फाइल रेडी हो चुका है। प्रोग्राम फाइल रेडी होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो जैसे कि हम कमेंट ऐड करते आए हैं उसी तरीके से कमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रोग्राम किस चीज को लेके है, टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, ओके, विथ आर्ग्यूमेंट। ऐसे लिख सकते हैं। अगर लाइन थोड़ा लेंदी हो रहा है तो हम इसको नीचे लाके वहां पे कमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जितना भी कमेंट ऐड करना है, कमेंट्स ऐड करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा फंक्शन को हम डिफाइन कर देंगे, जितना भी फंक्शन हमें चाहिए। जो जो भी फंक्शन यूज करके जिस फंक्शन के द्वारा जो भी टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं, वो सारे फंक्शंस को हम पहले डिफाइन कर लेंगे। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कीवर्ड def, ओके। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हमें फाइंड करना है, तो उसी हिसाब से हम एक नाम ले लेंगे, सम नेचुरल नंबर्स, कुछ भी नाम दे सकते हो। उसके बाद हमने क्या बोला था कि फर्स्ट कितने नेचुरल नंबर्स का सम हमें फाइंड करना है, वो वैल्यू जो इनपुट वैल्यू है हम फंक्शन के अंदर रिसीव नहीं करेंगे, वो हम आर्ग्यूमेंट के हिसाब से रिसीव करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट के थ्रू पास होगा, तो आर्ग्यूमेंट के थ्रू जो पास होगा उसको रिसीव करने के लिए हमें पैरामीटर्स देना पड़ेगा। तो पैरामीटर में हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे, सपोज उस वेरिएबल का नाम हमने दिया n, ओके। तो फंक्शन हेडर का काम हमने कर लिया है। उसके बाद फंक्शन के बॉडी के अंदर आएंगे एंड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करेंगे। तो हमें सम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सम वेरिएबल लेके हमने उसको असाइन कर दिया वैल्यू 0। फिर हमें सम कैसे करना है, 1 से लेके n तक, है कि नहीं, मतलब हमें रिपीटेडली सेम टास्क को परफॉर्म करना है। तो जब हमें रिपीटेडली सेम टास्क को परफॉर्म करना होता है तब हम लूपिंग स्टेटमेंट को प्रिफर करते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप को हम प्रिफर करेंगे और एक कंट्रोल वेरिएबल लेंगे i, और एक रेंज हम डिफाइन करेंगे कि 1 से लेके n+1 तक, ओके। 1 से लेके n+1 के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं उनको वो क्या करेगा, एक एक करके इंक्रीमेंट करके सम करते करते जाएगा। तो फॉर लूप के बॉडी के अंदर आएंगे और वहां पे हम सम करने वाला स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे, ओके। तो वो क्या करेगा, फर्स्ट आई का वैल्यू क्या है 1, तो सम के साथ 1 को ऐड करेगा, 0+1 1, फिर 1 इंक्रीमेंट करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, n का वैल्यू जितना है उतना तक वो जाएगा। इसीलिए हमने n+1 लिया है, क्योंकि स्टॉप वैल्यू से एक कम वैल्यू तक ही हमारे रेंज का फॉर लूप का कंट्रोल वेरिएबल एसेस कर सकता है। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, 1 से लेके n नेचुरल नंबर तक सारे नंबर्स को सम कर देगा। सारे नंबर को सम करने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। फॉर लूप के बाहर आएंगे, फंक्शन के बाहर नहीं आएंगे। जबकि फंक्शन के अंदर हम तीन चीज करते थे, इनपुट लेते थे, प्रोसेस करते थे, आउटपुट दिखाते थे। तो इनपुट तो हम और फंक्शन के अंदर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने उसको आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास किया है कि नहीं। तो प्रोसेस तो हो गया, प्रोसेस होने के बाद फिर क्या करना है, आउटपुट दिखाना है। तो आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे और हम वहां पे आउटपुट दिखा सकते हैं अपने हिसाब से, प्रॉम्प्ट लिख के सम ऑफ
फर्स्ट जो मतलब n का वैल्यू हम जो भी दिए होंगे वो डायरेक्टली हम दिखाना चाहते हैं, इसीलिए हमने वेरिएबल को ले लिया। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज, किसमें वो सम वैल्यू स्टोर है? सम वेरिएबल में, है कि नहीं? इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शन का काम खत्म, हम क्या करेंगे? फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। तो फंक्शन डेफिनेशन हमारा हो गया। और मैं हर बार बोलते आया हूं, फंक्शन सिर्फ हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन करने से वो काम नहीं करता जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे, है कि नहीं? जब तक हम उसको नहीं बोलेंगे कॉल करके कि काम करो, एग्जीक्यूशन शुरू करो, तब तक वो कोई काम नहीं करेगा, है कि नहीं? तो फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। उस तरीके से एक प्रोग्राम में हमें जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन चाहिए, सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम ऐसे पहले डिफाइन कर लेंगे, फिर हम प्रोग्राम का एक्चुअल प्रोसेस लिखना शुरू करेंगे। तो अभी हमने जितना लिखा उसको भूल जाते हैं, है कि नहीं? अभी हमने जितना लिखा उसको हम स्किप करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम करना हो तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? यूजर से इनपुट लेंगे, वही हम करते हैं। और ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है जो कि एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट होना शुरू कभी नहीं होता पहले से या फिर खुद से। तो यूजर से इनपुट लेंगे, तो यूजर से हम जैसे इनपुट लेते आए हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेंगे। सो एंटर द नंबर, जिस नंबर तक हम सम करना चाहते हैं, तो उसी नंबर, वो नंबर एंटर करने के लिए बोलेंगे एंटर द नेचुरल नंबर। ओके, तो यूजर इनपुट करेगा। यूजर इनपुट करने के बाद क्या करेंगे? वो नंबर जाके नम वेरिएबल में स्टोर होगा, उसको हम फिर फंक्शन के पास एज ए इनपुट पास करेंगे आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में। फिर फंक्शन क्या करेगा? उस इनपुट वैल्यू को लेके सम करेगा, सम करके उसका आउटपुट दिखाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे? फंक्शन कॉल करेंगे। तो फंक्शन कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन का नाम यूज करके। तो फंक्शन का नाम हम यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि फंक्शन का नाम हमने लिखा यहाँ पे। उसके बाद इनपुट वैल्यू जो हम पास करना चाहते हैं आर्ग्यूमेंट के हिसाब से, उस वेरिएबल को हम वहां पे इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे नम हमने जो इंक्लूड किया, दिस इज द आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे एन जो हमने यूज किया है डिफाइन करते वक्त, जो कि उस पास्ट वैल्यू को रिसीव करेगा एज ए इनपुट, वो है पैरामीटर। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हमने फंक्शन कॉल किया। तो फंक्शन कॉल करने के बाद क्या होगा? ये जो वैल्यू है आर्ग्यूमेंट में हमने दिया है वो वहां पे जाएगा। एन वेरिएबल जो पैरामीटर के हिसाब से है वो उस वैल्यू को रिसीव करेगा, रिसीव करके फिर बाकी टास्क को परफॉर्म करेगा। ओके, अब हम इसको सेव कर लेते हैं शॉर्टकट की यूज करके, Ctrl+S, या फिर फाइल टैब में जाके सेव कर सकते हैं। फिर चेक कर लेते हैं क्या इसमें कोई सिंटेक्स एरर है, तो रन में जाके रन मॉड्यूल में क्लिक करेंगे। सिंटेक्स एरर नहीं है, अगर कोई सिंटेक्स एरर होता तो हमें दिखा देता। तो सिंटेक्स एरर नहीं है, तो नेचुरल नंबर एंटर करने के लिए बोला। तो सपोज नेचुरल नंबर हम 6 तक, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6 तक हम ऐड करना चाहते हैं, तो मैंने 6 दिया। तो ये वैल्यू जो हमने पास किया ये कहाँ पे स्टोर होगा? नम वेरिएबल में स्टोर होगा। फिर वो नम वेरिएबल हम आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास करेंगे फंक्शन जहां पे डिफाइन हुआ है उसके पास। सो एन वेरिएबल भी वही सेम 6 वैल्यू को पॉइंट करेगा, और 1 से लेके 6 तक सारे नंबर्स को ऐड करके फंक्शन हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जो आउटपुट हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो है 21। ओके, तो आई थिंक कैसे हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के पास आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में इनपुट वैल्यूज पास कर सकते हैं, वो चीज बहुत ही सिंपल तरीके से सबको समझ आ गया होगा। तो जैसे कि हमने बोला था कि जो आर्ग्यूमेंट है और पैरामीटर्स हैं उसमें जो दो वेरिएबल्स हैं, दोनों जबकि सेम वैल्यू को पॉइंट करते हैं, तो दोनों का आइडेंटिटी भी जो है वो सेम होना चाहिए। तो दोनों का आइडेंटिटी सेम है या नहीं वो हम आईडी फंक्शन के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं उसको हम एक प्रोग्राम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो उस एग्जाम्पल को अभी हम देखते हैं। ओके ओके, तो जैसे कि प्रोग्राम क्वेश्चन हमारा क्या बोला है हम देख सकते हैं। ये प्रोग्राम हम क्यों ले रहे हैं? ये प्रोग्राम हम ले रहे हैं ये चेक करने के लिए कि जो आर्ग्यूमेंट है एंड पैरामीटर है, दोनों वेरिएबल्स का जो आईडी है वो सेम है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम इस प्रोग्राम एग्जाम्पल को कंसीडर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है
Write a program using user-defined function that accepts an integer and increment the value by 5. Also display the id of argument before function call, then id of the parameter before increment and after increment. तो हमें यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिस यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करके जहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर से एक वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, देन उस इंटीजर वैल्यू को हम एज ए आर्ग्यूमेंट पास करेंगे हमारे फंक्शन के पास, देन फंक्शन का पैरामीटर उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उस इंटीजर वैल्यू को 5 इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करके फाइनल आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। तो इस टोटल प्रोसेस को जब हम करेंगे, टोटल प्रोसेस को करते वक्त हमें यहाँ पे आईडी कहाँ कहाँ पे डिस्प्ले कराना है, ये चेक करने के लिए कि आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स का आईडी सेम है या नहीं। ऑल्सो डिस्प्ले द आईडी ऑफ आर्ग्यूमेंट बिफोर फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल करने से पहले जब हम यूजर से वैल्यू इनपुट के हिसाब से लेंगे, पहले आईडी उसका प्रिंट कराएंगे, फिर उसको आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास करेंगे। तो फंक्शन कॉल करते वक्त आर्ग्यूमेंट का आईडी क्या है वो पता चल जाएगा। फिर जब हम कॉल करके वैल्यू पास करेंगे फंक्शन डेफिनेशन के पास, तो वहां पे फंक्शन हेडर में जो पैरामीटर होगा, वो पैरामीटर जब वैल्यू को रिसीव करेगा जिस वेरिएबल के माध्यम से, उस वेरिएबल का हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल का पहले हम वैल्यू एंड आईडी प्रिंट करेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर उसका वैल्यू एंड आईडी हम प्रिंट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स के जो आईडी हैं वो सेम है या नहीं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हम फंक्शन डेफिनेशन पहले कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम फंक्शन को पहले डिफाइन कर लेंगे, जो भी फंक्शन हमें चाहिए। यहाँ पे हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लेने वाले हैं, क्या करने के लिए, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए नंबर विच इज एंटर्ड बाय द यूजर बाय 5। यूजर के द्वारा जो भी नंबर एंटर किया जाएगा उसको 5 इंक्रीज करके हमें दिखाना है, उसके लिए एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लेना है। तो जिस नंबर का वैल्यू हमें 5 इंक्रीज करना है वो हम यूजर से लेके उसको आर्ग्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पे इनपुट वैल्यू को पैरामीटर के पास करेंगे। तो इसका मतलब हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर इनपुट वाला टास्क हम नहीं करने वाले, प्रोसेस एंड आउटपुट वाला काम करेंगे। तो प्रोसेस हम शुरू करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हमने एक पैरामीटर में वैल्यू एक्सेप्ट किया, कोई भी ऑपरेशन कोई भी टास्क परफॉर्म करने से पहले जो भी वैल्यू हमने एक्सेप्ट किया वो वैल्यू और उसका आईडी पहले हम प्रिंट करके दिखा देंगे। ओके, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, उस नंबर के वैल्यू को हम 5 इंक्रीज करेंगे, 5 इंक्रीज करने के बाद हम अगेन उसके वैल्यू को प्रिंट करेंगे और उसके साथ साथ उसके आईडी को भी प्रिंट करेंगे। और यही काम है इस यूजर डिफाइंड फंक्शन का। तो इतना ही काम था, वो हमने डिफाइन कर दिया। मेन काम शुरू होता है अभी, जो फर्स्ट स्टेप हमारा है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम यूजर से इंटीजर वैल्यू इनपुट के हिसाब से कंसीडर करेंगे। यूजर से हमने इनपुट वैल्यू इंटीजर के हिसाब से कंसीडर किया, कंसीडर करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, उसके वैल्यू एंड आईडी को प्रिंट कर देंगे। ओके, तो वो उसका आईडी प्रिंट कर देगा कि जो भी वैल्यू हमने यूजर से एक्सेप्ट किया उसका आईडी क्या है। उसके बाद हम उस वैल्यू को एज ए आर्ग्यूमेंट फंक्शन डेफिनेशन जहां पे हुआ है वहां पे पास करेंगे बाय डूइंग फंक्शन कॉल। तो नंबर जो है वो है आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट का आईडी ऑलरेडी हमने प्रिंट कर दिया है। फिर हमने किया फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल करके हमने आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को पैरामीटर के पास किया। पैरामीटर हमारा क्या है यहाँ पे, नम। तो पैरामीटर के पास जब हमने वैल्यू पास किया, तो पहले ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले ही हमने पैरामीटर का वैल्यू और उसका आईडी हमने प्रिंट कर दिया, ये चेक करने के लिए कि क्या आर्ग्यूमेंट का आईडी और पैरामीटर का आईडी सेम है। ये चेक करने के लिए हमने पहले ये प्रिंट कर दिया। फिर हमें जो भी टास्क परफॉर्म करना था हमने टास्क परफॉर्म किया। टास्क परफॉर्म करने के बाद हमने अगेन उस पैरामीटर वाले वेरिएबल का वैल्यू एंड आईडी को हमने दोबारा प्रिंट किया, चेक करने के लिए कि अगर वैल्यू चेंज होता है तो क्या आईडी चेंज होता है। ये चेक करने के लिए हमने दोबारा उसको प्रिंट किया। ओके, तो जिसकी वजह से हमारे आउटपुट किस तरीके से आएंगे, तो जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट पार्ट जहां पे फंक्शन को हमने डिफाइन किया है
वहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू नहीं होता। फंक्शन डिफिनेशन हम पहले से कर लेते हैं, पर वो फंक्शन काम तभी करता है जब हम उसको कॉल करते हैं। तो अगर हम देखें हमारा एक्चुअल प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है एग्जीक्यूशन, यहाँ से। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर। यूजर से हमने नंबर इनपुट के हिसाब से लिया बाय डिस्प्लेइंग द प्रॉम्प्ट एंटर ए नंबर। तो सपोज यूजर ने एंटर किया 8, तो फिर क्या करेगा, नंबर एक्सेप्ट करने के बाद उसको नंबर वेरिएबल में स्टोर करेगा, देन प्रिंट करेगा उस नंबर का आईडी। तो आईडी प्रिंट कर दिया। इस तरीके से कोई एक नंबर देगा वो खुद से जनरेट करके। फिर हमने फंक्शन कॉल किया और आर्ग्यूमेंट हमने पास किया। वो गया कहाँ पे, पैरामीटर के पास गया। तो वो पैरामीटर जो वैल्यू एक्सेप्ट किया और उसका आईडी अभी हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो पैरामीटर का वैल्यू कितना है 8, देन यहाँ पे हमने स्लैश एन यूज किया है, इसका मतलब न्यू लाइन में जाके आईडी को प्रिंट करेगा, यहाँ पे आईडी। तो हम देख सकते हैं ये वाला आईडी और ये वाला आईडी दोनों सेम है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पाइथन में हर एक वैल्यू हम जो स्टोर करते हैं वो एक एक ऑब्जेक्ट है। तो सपोज अगर हमने 8 स्टोर किया, 8 एक ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट एक मेमोरी लोकेशन को रिजर्व किया है उसके हिसाब से हमारा कंप्यूटर मेमोरी इसको एक आईडी जनरेट करके दे देता है। ओके, जैसे कि ये आईडी जनरेट करके इसको दिया गया है। और जब भी हम कोई वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन करते हैं, उसका मतलब है कि वो वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है या फिर उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो ऐसे हम 50 वेरिएबल पे लेंगे और 50 वेरिएबल का वैल्यू 8 होगा, तो 50 के 50 वेरिएबल के आईडी जो हैं वो सेम होंगे। उसके बाद फिर हमने क्या किया, नम जो पैरामीटर था उस वेरिएबल का वैल्यू हमने 5 इंक्रीमेंट किया और फिर हम उसके वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो उसका वैल्यू अभी कितना हो जाएगा 13, और अभी उसका आईडी फिर से प्रिंट करेंगे। हम देख सकते हैं उसका आईडी चेंज हो चुका है, क्योंकि 8 एक अलग ऑब्जेक्ट है, 13 एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो 13 जो और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसका फिर एक और एक न्यू आईडी होगा जो कि ये है। और अभी ये जो नम 8 वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, अभी उसको पॉइंट ना करके अभी किसको पॉइंट करेगा, ये 13 वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। इसीलिए नम का आईडी यहाँ पे चेंज हो गया। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो भी आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर दोनों जबकि सेम वैल्यू को पॉइंट करते हैं, और पाइथन में हर एक वैल्यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से जबकि कंसीडर किया जाता है, तो बोथ आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स का आईडी भी सेम होता है जबकि दोनों सेम वैल्यू वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होते हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो इतना समझ आ गया होगा। तो इसको कैसे प्रैक्टिकली लिखना है ताकि हम सिंपल तरीके से इसको लिख सकें, और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसी एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा और ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। ओके ओके, तो जैसे कि क्वेश्चन हमारा क्या बोला था, क्वेश्चन हमारा बोला है कि राइट ए प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन that accepts an integer and increments the value by 5, also display the id of argument before function call and id of parameter before increment and after increment। तो क्वेश्चन हमें ये बोला है कि एक ऐसा यूजर डिफाइंड फंक्शन लेंगे जो यूजर डिफाइंड फंक्शन के माध्यम से हम यूजर से कोई वैल्यू इनपुट लेके इंटीजर वैल्यू, उसका वैल्यू हम 5 इंक्रीमेंट करेंगे, और जब हम यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके बाद उसके आईडी को फंक्शन कॉल करने से पहले प्रिंट करेंगे, और फिर जब हम फंक्शन कॉल कर लेंगे और पैरामीटर के बाद पास वैल्यू पास कर लेंगे, पैरामीटर उस वैल्यू को एक्सेप्ट करने के बाद हम उसके आईडी को प्रिंट करेंगे। फिर हम टास्क परफॉर्म करके वैल्यू को 5 इंक्रीमेंट करेंगे। 5 इंक्रीमेंट करने के बाद फिर हम अगेन उसके आईडी को प्रिंट करेंगे। ये है हमारा टोटल टास्क। तो इस टास्क को अभी हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और न्यू फाइल का नेम हम दे देते हैं और न्यू नेम देके उसको सेव कर लेते हैं। जबकि ये हमारा प्रोग्राम एग्जाम्पल नंबर 5 है इस चैप्टर का, तो उसी हिसाब से हम इसको नेम देके स्मॉल में डॉट py एक्सटेंशन देके इसको सेव कर लेते हैं। तो फाइल हमारा रेडी हो चुका है और ये हमारा प्रोग्राम एग्जाम्पल नंबर कितना है, प्रोग्राम एग्जाम्पल नंबर 5 है। ओके, तो ये प्रोग्राम किस चीज को लेके है, ये प्रोग्राम हमारा जो है राइट ए प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन
that accepts an integer and increment value by 5। ओके, ये हमारा टास्क है। और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, डिस्प्ले द आईडी ऑफ बोथ आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर, दोनों का हमें आईडी भी यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। ये हमारा टास्क है इस क्वेश्चन में। तो जो भी टास्क हमें दिया गया है, सबसे अच्छा हैबिट है उसको कमेंट्स में हम ऐड कर दें, जैसे कि हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद जैसे कि सबसे पहले मैं हमेशा बोलते आया हूं कि कभी भी अगर यूजर डिफाइन फंक्शन प्रोग्राम में यूज कर रहे हो तो उसको बिगिनिंग में पहले डिफाइन कर दो। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे यूजर डिफाइन फंक्शन। इस फंक्शन को हम क्यों यूज करने वाले हैं, टू इंक्रीमेंट द वैल्यू। तो उसी हिसाब से हम नाम दे रहे हैं टू इंक्रीमेंट द वैल्यू, के हिसाब से हमने उसको नाम दे दिया INC वैल्यू। ओके, तो जिस नंबर का वैल्यू हमें 5 इंक्रीमेंट करना है वो नंबर हम आर्ग्यूमेंट के हिसाब से रिसीव करने वाले हैं। मतलब आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास होगा, पैरामीटर के हिसाब से रिसीव करने वाले हैं। तो ये हमारा फंक्शन हेडर हो गया। उसके बाद जब हम अंदर आएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी पैरामीटर हमने रिसीव किया उसका वैल्यू एंड उसका आईडी हम प्रिंट कर लेते हैं। ओके, इसका आईडी दिखाने के लिए बोला है ना, तो आईडी प्रिंट कर लेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पैरामीटर num has value। तो पैरामीटर num में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हम दिखा देंगे। उसके बाद न्यू लाइन में हम दिखाना चाहते हैं तो हम क्या यूज कर सकते हैं, स्लैश एन यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, वही सेम लाइन में दिखाना चाहें तो हम सेम लाइन में भी दिखा सकते हैं। हम चाहते हैं न्यू लाइन में दिखाना, इसीलिए हमने यहाँ पे स्लैश एन यूज किया ताकि हम न्यू लाइन में दिखा सकें इसको, उसके आईडी को। तो किसी भी वेरिएबल का आईडी हम कैसे दिखा सकते हैं, बाय यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन आईडी। आईडी फंक्शन हमें दिया गया है, उसको यूज करके हम दिखा सकते हैं। ओके, तो ये क्लियर है। तो नम हमने जो पैरामीटर के हिसाब से वैल्यू एक्सेप्ट किया वो वैल्यू हम प्रिंट करेंगे और उसका आईडी हम दिखा देंगे, ये हमें बोला था। फिर हम क्या करेंगे, अभी टास्क परफॉर्म करेंगे। जो भी वैल्यू हमने एक्सेप्ट किया उसका वैल्यू हम 5 इंक्रीमेंट कर देंगे। 5 इंक्रीमेंट करने के बाद हम फिर से उसी पैरामीटर का वैल्यू और उसका आईडी हम दोबारा से प्रिंट करेंगे। ओके, तो इस यूजर डिफाइन फंक्शन का काम बस इतना ही था। हमने डिफाइन कर दिया इसको, पर ये फंक्शन काम तभी करेगा जब हम इसको कॉल करेंगे। तो अभी हमारा मेन फर्स्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूशन जहां से शुरू होगा उसको डिफाइन करेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करना जिसका हम 5 इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो सपोज एक वेरिएबल हमने लिया नम, और यूजर से वैल्यू हम एक्सेप्ट करने के लिए इनपुट मेथड को यूज कर रहे हैं और वहां पे हम एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, एंटर ए नंबर। तो यूजर क्या करेगा, नंबर एंटर करेगा, उसको इंट फंक्शन के द्वारा हम क्या करेंगे, उसको टाइप कन्वर्जन करके इंटीजर में हम उसको नंबर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो फिर क्या बोला था, आर्ग्यूमेंट जो है उसका भी हमें आईडी को प्रिंट करना है। तो ये जो वेरिएबल है, जो नंबर है, इसी को हम आर्ग्यूमेंट बनाने जा रहे हैं, इसी को हम आर्ग्यूमेंट के हिसाब से सेट करने वाले हैं। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, पहले आईडी प्रिंट कर देते हैं, आईडी ऑफ आर्ग्यूमेंट नंबर इज। तो इसका आईडी कैसे चेक करोगे, आईडी मेथड के द्वारा, और उसके अंदर हम लिख लेंगे नंबर वेरिएबल। ओके, तो आईडी प्रिंट कर लेगा। तो आर्ग्यूमेंट का आईडी यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करके आर्ग्यूमेंट को पास कर देंगे। आर्ग्यूमेंट पास होके कहाँ पे जाएगा, फंक्शन हेडर के पास जाएगा, वहां पे जो पैरामीटर है उसके पास जाएगा। फिर पैरामीटर का वैल्यू एंड उसका आईडी हम प्रिंट करेंगे। तो जो आर्ग्यूमेंट है उसका वैल्यू एंड पैरामीटर का वैल्यू, दोनों का वैल्यू जबकि सेम है, इसका मतलब दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। और जबकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं तो दोनों का ऑब्जेक्ट का जो आईडी है वो भी सेम होगा। तो इसीलिए दोनों का आईडी भी सेम डिस्प्ले होना चाहिए। फिर हमने पैरामीटर का जो वेरिएबल था उसका वैल्यू हमने 5 इंक्रीमेंट कर दिया, तो पैरामीटर का वैल्यू चेंज हो गया।
पैरामीटर वेरिएबल का वैल्यू अगर चेंज हो गया तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगा, तो अगर ऑब्जेक्ट चेंज हो गया तो आईडी भी चेंज हो जाएगा। यही चीज हम रन करके देखते हैं वही हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल में जाएंगे और नंबर पूछेगा। यहाँ पे नंबर कुछ भी ले सकते हैं, सपोज नंबर मैंने लिया 10। तो 10 हमने जो नंबर लिया उसका आईडी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो है पैरामीटर में पास होके जाने के बाद भी उसका आईडी सेम है। पर जब हमने उस पैरामीटर वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर दिया तो ये वैल्यू एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो अगर एक पैरामीटर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का या फिर उस पैरामीटर का आईडी भी यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। ओके, तो यहां से हमें क्या क्लियर हुआ कि अगर मल्टीपल वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे तो उनका आईडी हमेशा सेम होगा। एंड आर्ग्यूमेंट जो एक वेरिएबल है एंड पैरामीटर जो एक वेरिएबल है, जबकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहे थे, इसीलिए दोनों का आईडी हमें सेम शो कर रहा था। जब हमने पैरामीटर का वैल्यू टास्क परफॉर्म करके चेंज किया तो उस पैरामीटर वेरिएबल का आईडी भी चेंज हो गया, जैसे कि हम देख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल तरीके से सबको समझ आ गया होगा। तो जैसे कि हमने ये जो प्रोग्राम अभी हमने एग्जाम्पल हमने प्रैक्टिकली कंप्लीट किया, वही हमने समझा भी। वहां पे हमने देखा कि जो आईडी है आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर का, दोनों का इनिशियली सेम था। पर जब हमने पैरामीटर के वैल्यू को हमने चेंज किया तो वो पैरामीटर का जो आईडी है वो चेंज हो गया, है कि नहीं। और उसी कॉन्सेप्ट को हमने समझा भी था, वही डायग्राम हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि पहले जबकि वैल्यू दोनों का सेम था, जो हमारा आर्ग्यूमेंट है पैरामीटर है, दोनों का वैल्यू जबकि 8 था, तो दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे थे, सेम ऑब्जेक्ट को जबकि पॉइंट कर रहे थे, इसीलिए दोनों का आईडी सेम था। पर जब पैरामीटर का वैल्यू चेंज हो गया 5 इंक्रीमेंट करने के बाद, तो आर्ग्यूमेंट अभी भी वही सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, पर जो हमारा पैरामीटर है उसका वैल्यू इंक्रीमेंट करने के बाद जबकि एक न्यू वैल्यू आ चुका है, तो ये न्यू वैल्यू एक न्यू ऑब्जेक्ट है और न्यू ऑब्जेक्ट का आईडी भी न्यू होगा। तो इसीलिए नम जो पैरामीटर वाला वेरिएबल था उसका आईडी अभी चेंज होके एक न्यू आईडी उसको असाइन हो गया है, जबकि वो न्यू वैल्यू कंटेन कर रहा है। ओके, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ आ गया होगा कि एक आर्ग्यूमेंट जिसको हम पैरामीटर के पास करते हैं इनिशियली, दोनों का वैल्यू जबकि सेम होते हैं, इसीलिए दोनों के आईडी भी सेम होते हैं। अगर हम प्रोसेस करते वक्त पैरामीटर के वैल्यूज को चेंज करेंगे तो उसी हिसाब से उस पैरामीटर वेरिएबल का आईडी भी चेंज होगा, अगर उसका ऑब्जेक्ट वैल्यू चेंज होता है तो। अभी हम आते हैं और एक कॉन्सेप्ट में। अभी हम क्या देखेंगे, we will see some examples where argument and parameters can have the same name. Okay, अभी हम एक ऐसा प्रोग्राम एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। अभी हम जितने भी प्रोग्राम एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे थे वहां पे हम देख रहे थे कि आर्ग्यूमेंट में हम एक अलग नेम यूज करते थे वेरिएबल का और पैरामीटर में एक अलग नेम यूज करते थे वेरिएबल का। तो माइंड में क्वेश्चन ये आता होगा कि क्या हम आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर दोनों में सेम वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं। यस, हम आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर में सेम वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं। तो कैसे वो कर सकते हैं उसको हम समझेंगे इस प्रोग्राम एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि प्रोग्राम का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि राइट ए प्रोग्राम यूजिंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन माई मेन टू कैलकुलेट द मीन ऑफ फ्लोटिंग वैल्यूज स्टोर्ड इन ए लिस्ट। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिखेंगे बाय यूजिंग द यूजर डिफाइंड फंक्शन माई मेन, और जिस फंक्शन को यूज करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक लिस्ट हमारे पास है जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यूज कुछ स्टोर्ड हैं, उनका मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन मीडियन मोड मैथमेटिक्स में होता है। मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास जो लिस्ट है, लिस्ट के हर एक वैल्यू को ऐड करेंगे एंड उसको डिवाइड करेंगे टोटल हमने जितना नंबर ऐड किया उसके साथ। सपोज एक लिस्ट में 6 नंबर्स हैं, 6 नंबर्स को ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, तो वो रिजल्ट हमें जो मिलेगा दैट विल बी द मीन ऑफ दैट लिस्ट। ओके, तो वो चीज करेंगे और उसी चीज को करते वक्त हम ध्यान में रखेंगे कि आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स दोनों में जो वेरिएबल हम यूज करते हैं, दोनों आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर वेरिएबल का नेम सेम हम रखें, उस चीज पे हम ध्यान देंगे इस प्रोग्राम एग्जाम्पल में। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
माई मेन जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसको हम डिफाइन कर लेंगे और यहाँ पे ये फंक्शन को यूज करके हम क्या करने वाले हैं, मेन कैलकुलेट करने वाले हैं एक लिस्ट ऑफ वैल्यू का। तो एक लिस्ट ऑफ वैल्यू हम पहले से डिफाइन किए होंगे, उसको हम आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास करेंगे। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर हमें इनपुट लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो हम आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पैरामीटर के पास करेंगे। ओके, इसके अंदर हम प्रोसेस एंड आउटपुट ये दो चीज हम करेंगे, ये दो काम हम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जो क्या करने वाले हैं, टोटल सबको ऐड करने वाले हैं। उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया टोटल। फिर उसके बाद मैंने बोला था मेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी नंबर्स को हम ऐड करते करते जाएंगे, हम काउंट भी करते करते जाएंगे कितने नंबर्स को हमने ऐड किया, और जितने भी नंबर्स को हम ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय दैट क्वांटिटी। ओके, तो अभी जाके हमें मीन वैल्यू या फिर मीन वाला आउटपुट हमें मिलता है, इसीलिए हमने दो वेरिएबल कंसीडर कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी हमें लिस्ट से वैल्यूज को एसेस करना हो, हम लूपिंग स्टेटमेंट या फिर लूपिंग स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। और जब हमें पता है कि एक लिस्ट में कितने वैल्यूज हैं, उसके लिए फॉर लूप सबसे बेहतर है। तो फॉर लूप हमने यूज किया और एक कंट्रोल वेरिएबल आई हमने यूज किया, जो कि लिस्ट के हर एक वैल्यू को वन बाय वन एसेस करेगा, एसेस करके उसको ऐड करते करते टोटल वेरिएबल में स्टोर करते करते जाएगा। ओके, इस तरीके से। और हर एक वैल्यू को ऐड करते वक्त वो क्या करते करते जाएगा, काउंट के वैल्यू को भी इंक्रीज करते करते जाएगा। लिस्ट का एक वैल्यू उसने पिक किया, उसको उसने ऐड करके टोटल में स्टोर किया, तो उसको वो एक काउंट कर लेगा कि हाँ लिस्ट का एक वैल्यू हमने एसेस कर लिया है। तो इस तरीके से वो लिस्ट के सारे वैल्यू को ऐड करेगा और जितने भी वैल्यूज को ऐड करेगा उतना बार काउंट के वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करेगा। तो फॉर लूप का काम खत्म। फिर फॉर लूप के बाहर हम आ जाएंगे, हमें टोटल का वैल्यू मिल गया, सारी चीजें हमने ऐड कर दी, टोटल कितने वैल्यूज को हमने ऐड किया वो काउंट भी हो गया। अभी हम टोटल डिवाइडेड बाय काउंट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा मेन। अभी मेन के वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके एज ए आउटपुट प्रिंट कर लेंगे। तो ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन का टास्क था जो हमने डिफाइन कर दिया। अभी हमारा मेन एग्जीक्यूशन जहां से शुरू होगा उसको हम डिफाइन करेंगे। तो वो क्या है, पहले हम लिस्ट, तो एक लिस्ट हमने डिफाइन किया यहाँ पे जिसमें कुछ वैल्यूज हैं। लिस्ट को डिफाइन करने के बाद उस लिस्ट को फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करके एज ए आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं। तो माई मेन फंक्शन के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट माई लिस्ट को हमने पास किया, और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आर्ग्यूमेंट है फंक्शन कॉल करते वक्त एंड जो पैरामीटर है फंक्शन हेडर में, दोनों का नाम सेम है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये माई लिस्ट यहाँ पे हमने फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है कि नहीं। तो फंक्शन के अंदर जब हम जा रहे हैं तब भी वो वही सेम नेम यूज करके एसेस होगा। तो इसी तरह से हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट एज वेल एज फंक्शन पैरामीटर दोनों में हम सेम वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। ओके, तो आई थिंक ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल तरीके से समझ आ गया होगा। तो इसका आउटपुट बहुत ही सिंपल तरीके से आएगा, टोटल कैलकुलेट करेगा, टोटल कैलकुलेट करके आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इसी प्रोग्राम को हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हमें प्रोग्राम कैसे लिखना चाहिए ताकि वो हैबिट हमें रहेगा। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ओके ओके, तो इस प्रोग्राम में हम क्या देखने वाले हैं, इस प्रोग्राम में हम देखने वाले हैं कि जो आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर हम यूज करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन में, फंक्शन कॉल करते वक्त एंड फंक्शन हेडर में, दोनों का नाम हम सेम रख सकते हैं। तो उसको समझने के लिए आज का प्रोग्राम हमारा है, और इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, इस प्रोग्राम का क्वेश्चन हमारा ये है कि एक लिस्ट हमें दिया गया है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का, मतलब डेसिमल नंबर्स का। उस लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं उनका हमें मीन कैलकुलेट करना है यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करके। और ये करते वक्त हमें ध्यान में रखना है कि आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर दोनों का वेरिएबल नेम सेम होना चाहिए। ओके, तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम तो जानते हैं लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स को एक एक करके ऐड करना है, और जितने भी नंबर को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय दैट मच क्वांटिटी। सपोज 6 नंबर हैं लिस्ट में, 6 नंबर्स को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 6। इस तरीके से मीन कैलकुलेट होता है।
ओके, तो जबकि हमारा प्रोग्राम नंबर 6 है चैप्टर 3 का, तो उसी हिसाब से पहले हम फाइल नेम दे देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू फाइल ऑलरेडी ओपन है तो फाइल में जाके सेव एज में जाएंगे, और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है चैप्टर 3 का, तो उसी हिसाब से हमने नाम दे दिया एंड डॉट पी वाई एक्सटेंशन हमने दे दिया। अभी हम क्या करेंगे, हमेशा जैसे करते आए हैं, कमेंट ऐड करेंगे। तो ये प्रोग्राम किस चीज को लेके है, कैलकुलेट द मीन वैल्यू of a list. Calculate the mean value of a list containing floating point values. Okay, by using user defined function. Okay, और एक चीज क्या बोला है, keep argument and parameter name same. ये चीजें हमें ध्यान देना है। हमें मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है एक लिस्ट का जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होंगे बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। और जब भी हम यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करेंगे, फंक्शन कॉल करते वक्त आर्ग्यूमेंट एंड फंक्शन हेडर का पैरामीटर दोनों का नेम सेम होना चाहिए। ओके, तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमेशा हम क्या करते आए हैं, जब भी हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करना है, सबसे पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन कर दो। जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन हम यूज करेंगे एक प्रोग्राम में, सबको डिफाइन कर दो। तो जैसे कि हम यहाँ पे मीन कैलकुलेट करने वाले हैं, तो एक फंक्शन हमने ले लिया सपोज माई मीन, और इसके पास हम आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास करेंगे लिस्ट को। ओके, और लिस्ट का नाम हमने दे दिया माई लिस्ट। तो फंक्शन हेडर हो गया। तो इनपुट का काम तो हमें फंक्शन के अंदर करना है नहीं, यहाँ पे हमें करना है प्रोसेस। तो मीन कैसे कैलकुलेट होता है, जितने भी लिस्ट में वैल्यूज हैं उन सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके, तो उसके लिए दो वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा। एक तो टोटल हम कैलकुलेट करेंगे सबको सम कर करके, तो उसके लिए एक वेरिएबल हमने ले लिया। फिर हम काउंट करेंगे टोटल कितने वैल्यूज को हमने ऐड किया, तो उसके लिए हमने और एक वेरिएबल ले लिया। तो जब भी हमें लिस्ट या फिर हम बोल सकते हैं सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस डेटा टाइप वाले वेरिएबल का वैल्यू अगर हमें एसेस करना हो, तो हम लूपिंग स्ट्रक्चर को प्रिफर करते हैं, तो बेहतर है फॉर लूप को हम यूज करेंगे। सो फॉर कंट्रोल वेरिएबल इज आई इन लिस्ट का नाम हम लिखेंगे। तो ये आई कंट्रोल वेरिएबल क्या करेगा, लिस्ट से हर एक वैल्यू को एक एक करके एसेस करेगा, एसेस करके उसको ऐड करते करते जाएगा और टोटल वेरिएबल में स्टोर करते करते जाएगा। फर्स्ट वैल्यू को एसेस किया, फर्स्ट वैल्यू को ऐड किया, टोटल में स्टोर किया, तो एक वैल्यू को हमने लिस्ट से एसेस कर दिया, तो काउंट का वैल्यू भी हम क्या करेंगे, काउंट का वैल्यू हम एक इंक्रीमेंट कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये लूपिंग चलेगा कब तक, जब तक हम लिस्ट के एंड तक नहीं पहुंच जाते। और लिस्ट के एंड तक पहुंचते वक्त हम जितने भी नंबर्स को ऐड किए होंगे उसका टोटल टोटल वेरिएबल में स्टोर हुआ होगा सम, और कितने नंबर्स को हमने ऐड किया वो स्टोर हुआ होगा किसमें, काउंट में। फिर हम फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। अभी हम मीन कैलकुलेट करेंगे। सो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय काउंट। ओके, वेरी सिंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेस खत्म हुआ, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके आउटपुट को प्रिंट कर देंगे। द कैलकुलेटेड मीन इज, तो किस में स्टोर है, मीन वेरिएबल में स्टोर है। ओके, तो ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन हो गया, बहुत ही सिंपल। फंक्शन डेफिनेशन में हमें क्या करना था, मीन कैलकुलेट करना था और उसके आउटपुट को प्रिंट करने वाला स्टेटमेंट लिखना था। हो गया। अभी हमारा मेन काम, जहां से एग्जीक्यूशन हमारा मेन शुरू होगा, अभी हम उसको लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम तो हमें एक लिस्ट का वैल्यू डिफाइन करना है जिसका हम मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं। ओके, तो हम आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर जबकि दोनों का नाम सेम रखेंगे, तो इसीलिए हमने सेम वेरिएबल को यूज किया, माई लिस्ट। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे, किसका, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का। ओके, इतना ही वैल्यू हम लेते हैं।
जितना वैल्यू चाहे हम ले सकते हैं। तो लिस्ट डिफाइन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे। तो फंक्शन नेम, और उसमें हम आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास करेंगे लिस्ट को। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो आर्ग्यूमेंट है एंड जो हमारा यहाँ पे पैरामीटर है, दोनों का नेम हमने सेम रखा है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन के माध्यम से हम यहाँ पे मीन कैलकुलेट कर रहे हैं किसका, एक ऐसा लिस्ट का जो लिस्ट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कंटेन किया है। ओके, तो अभी हम इसको सेव कर लेंगे, शॉर्टकट की यूज करके सेव कर सकते हैं CTRL+S। उसके बाद हम इसको रन करेंगे, रन मॉड्यूल में जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैलकुलेटेड मीन कैलकुलेट करके वो हमें प्रोवाइड कर दे रहा है 4.66। ओके, सो आई थिंक ये जो एग्जांपल हमने कंसीडर किया यहाँ पे कि कैसे हम लिस्ट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। उसके साथ और एक कॉन्सेप्ट भी हमने समझा कि हम आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर दोनों का वेरिएबल नेम सेम रख सकते हैं। ओके, सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल तरीके से सबको अभी समझ आ चुका होगा। सो लेट्स डिस्कस अनदर प्रोग्राम एग्जाम्पल ऑन यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो क्वेश्चन जैसे कि हम हमारे स्क्रीन में देख सकते हैं, तो क्वेश्चन क्या है, write a program using a user-defined function calcfact to calculate and display the factorial of a number num passed as an argument। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोला है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जिस प्रोग्राम में हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करेंगे, जिस यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम हमें यहाँ पे दिया है, जिस यूजर डिफाइंड फंक्शन के माध्यम से हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर num which will be passed as an argument। मतलब इस यूजर डिफाइंड फंक्शन के पास हम num को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, मतलब इनपुट हम फंक्शन कॉल करने से पहले लेंगे, उसको फंक्शन कॉल करते वक्त पास करेंगे, पास करने के बाद इस फंक्शन के अंदर हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे एंड डिस्प्ले करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम का क्वेश्चन है। तो फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं आई थिंक सबको पता है। अगर एक नंबर हमें दिया जाता है 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल होगा 5 से लेके, अगर हम एक एक कम करते करते जाएं तो 1 तक हम कम करते करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे, ये कर सकते हैं। या फिर 1 से लेके एक एक इंक्रीमेंट करके जिसका फैक्टोरियल हमें निकालना है उस नंबर तक हम पहुंचेंगे मल्टीप्लाई करते करते। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज करें, हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी नंबर का इस तरीके से। ओके, ये तो हमें पता चल गया। तो सबसे पहला काम हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं, हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जो भी हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर चाहिए, तो उसको सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। तो कमेंट्स तो हम ऐड करते ही हैं, तो जितना भी कमेंट्स हमें ऐड करने की ज़रूरत हो हमारे रिक्वायरमेंट्स के लिए, हमारे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम उतने कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने फंक्शन डेफिनेशन शुरू किया है, जो कि ये पहला हमारा है हेडर, फंक्शन हेडर, जहाँ पे हमने कैल्क फैक्ट फंक्शन को हमने डिफाइन किया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमने पैरामीटर लिया है नम। आर्ग्यूमेंट के हिसाब से फंक्शन कॉल करते वक्त जो वैल्यू पास होगा उसको हम रिसीव करेंगे नम पैरामीटर के द्वारा। रिसीव करने के बाद क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करके उसको किस में स्टोर करेंगे, फैक्ट नाम का एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, इसीलिए हमने एक वेरिएबल ले लिया फैक्ट। और मल्टीप्लिकेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 1। तो जबकि हम यहाँ पे फैक्टोरियल जो कैलकुलेट कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए फैक्ट को हमने मिनिमम वैल्यू जो है वो असाइन किया हमने 1। उसके बाद हमें क्या करना है, जिस भी नंबर का हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, या तो उस नंबर से लेके एक एक कम करते करते 1 तक जाएंगे मल्टीप्लाई करते करते, या तो 1 से लेके इंक्रीमेंट करते करते हम उस नंबर तक पहुंचेंगे। तो इस चीज को करने के लिए हमें सेम चीज को रिपीटेडली करना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ पे लूपिंग को प्रिफर करेंगे। तो सबसे बेहतर लूप हमारे पास है यहाँ पे फॉर लूप। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं फॉर लूप हमने यूज किया और एक कंट्रोल वेरिएबल हमने लिया i, और हमने लिया एक रेंज। ये रेंज हमने क्यों लिया, अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 से लेके 1 तक एक लिस्ट ऑफ वैल्यू हमें चाहिए, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें रेंज की जरूरत पड़ेगी। या फिर जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है 1 से लेके उस नंबर तक, सपोज 5 तक, हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स चाहिए, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स को जनरेट करने के लिए हम प्रिफर करते हैं रेंज को।
जिसमें हम स्टार्ट पॉइंट एंड स्टॉप पॉइंट देते हैं, उसके साथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू हम असाइन करते हैं। तो स्टार्ट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, नम नम मतलब सपोज 5 का हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है 5, और जो भी हम स्टार्ट पॉइंट देते हैं वहीं से शुरू होता है। एंड कहाँ पे जाके हमें स्टॉप होना है, 1। तो जहां पे जाके हमें स्टॉप होना है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करना चाहते हैं या डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो डिक्रीमेंट करते करते 1 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 0। तो स्टॉप वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि स्टॉप वैल्यू हम जो देते हैं उसके एक प्रीवियस वैल्यू में स्टॉप हो जाता है हमारा लिस्ट का जो लास्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे हम एक एक करके कम करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का वैल्यू दिया -1। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता था, +1। तो वो नम से लेके 0 के पहले तक एक एक करके नंबर्स को डिक्रीमेंट करते करते जाएगा, और हर एक नंबर्स को एसेस करेगा कौन, आई कंट्रोल वेरिएबल। और आई कंट्रोल वेरिएबल उसको एसेस करके क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई करते करते जाएगा, और मल्टीप्लाई करके उसको फैक्ट वेरिएबल में स्टोर करते करते जाएगा। तो जैसे कि सबसे पहला वैल्यू हमारा क्या आएगा, नम। सपोज हमने नम एंटर किया है 5, हमने 5 पास किया है पैरामीटर के हिसाब से, तो इसके पास आएगा 5। फैक्ट इंटू 1, फैक्ट क्या है 1, 1 इंटू 5, 5। अगेन ऊपर जाएगा -1 होके, 5 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, एक कम होने से 4, आई का वैल्यू हो गया 4। फैक्ट में मल्टीप्लाई होके 5, ऑलरेडी 5 स्टोर है, सो 5 इंटू 4, 20। अगेन ऊपर जाएगा, फिर आएगा 3, 20 इंटू 3, 60। अगेन ऊपर जाएगा, आएगा 2, 60 इंटू 2, 120। अगेन एक डिक्रीमेंट होगा, आएगा 1, 120 इंटू 1, 1। हो गया, हम हमारे रेंज के जो लास्ट वैल्यू था वो लास्ट वैल्यू तक पहुंच चुके। तब तक हमारा 5 का फैक्टोरियल भी कैलकुलेट हो गया 120 एंड फैक्ट वेरिएबल में स्टोर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आउटपुट दिखाएंगे। तो प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके हम इस तरीके से आउटपुट दिखा सकते हैं। हो गया फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हमने क्या डिफाइन किया कि हम कैसे फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद उसका आउटपुट हम कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। इतना काम हमने डिफाइन कर दिया। पर फंक्शन सिर्फ डिफाइन करने से काम नहीं करता, जब हम उसको कॉल करते हैं तभी वो काम करता है। तो फंक्शन डेफिनेशन हम शुरू में इसीलिए कर लेते हैं ताकि जब भी प्रोग्राम के अंदर हमें फंक्शन की जरूरत पड़े, हम तब मन मर्जी हमारे हिसाब से कॉल कर सकते हैं। अभी हमारा एक्चुअल जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जहां से शुरू होता है वो हम डिफाइन करना शुरू करेंगे, वो हम लिखना शुरू करेंगे। फंक्शन के बाहर आ गए, सबसे पहला लाइन जो है, यूजर से हम इनपुट लेंगे उस नंबर का जिस नंबर का हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं और उसको कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, नम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। नम वेरिएबल में स्टोर करने के बाद उसको फिर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास कर रहे हैं। तो फंक्शन कॉल करके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से हमने जो भी नंबर यूजर ने इनपुट किया था उसको हमने पास किया। फिर फैक्टोरियल वैल्यू वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट पहले 1 असाइन किया जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का मिनिमम वैल्यू 1 होता है। फिर सपोज यूजर ने एंटर किया नंबर 10, तो 10 से लेके 0 से एक कम मतलब 1 तक, 10 से लेके 1 तक हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते करते जाएगा और उसको फैक्ट वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो जब हम रेंज के लास्ट वैल्यू तक पहुंच जाएंगे तब तक सारे वैल्यूज मल्टीप्लाई हो चुके होंगे और हमें हमारा फैक्टोरियल वैल्यू मिल चुका होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट के माध्यम से उस फैक्टोरियल वैल्यू को एज ए आउटपुट हम डिस्प्ले करा देंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये सिंपल सा प्रोग्राम काम करेगा। जैसे कि अगर कोई 5 एंटर करता है तो इस तरीके से हमें आउटपुट दिखा देगा कि 5 का फैक्टोरियल 120 है। तो आई थिंक यहाँ से तो सिंपल तरीके से समझ आ ही गया होगा। इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं, ताकि प्रोग्राम राइटिंग किस तरीके से हमें करना है उसका थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा और हमें खुद से प्रोग्राम लिखने में आसान भी हो जाएगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ओके ओके, तो जैसे कि क्वेश्चन हमारा क्या बोला था, क्वेश्चन बोला है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हम यूज करेंगे। जो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या करेगा, जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा, एंटर करके एज ए आर्ग्यूमेंट उस यूजर डिफाइंड फंक्शन के पास पास करेगा। उस आर्ग्यूमेंट को यूज करके हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे और फैक्टोरियल कैलकुलेट करके उस यूजर डिफाइंड फंक्शन के माध्यम से हम आउटपुट डिस्प्ले करेंगे।
तो इस प्रोग्राम को करने के लिए सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। जैसे हम फाइल क्रिएट करते आए हैं, तो सबसे पहले फाइल टैब में जाएंगे, न्यू फाइल में क्लिक करके जैसे हमने ओपन किया न्यू फाइल ओपन कर देंगे। देन सेव एज ऑप्शन में जाके इसको एक न्यू नेम दे के हम सेव कर लेंगे। जैसे कि ये हमारा प्रोग्राम एग्जाम्पल नंबर 7 है, तो उसी हिसाब से हमने नाम दे दिया बाय यूजिंग .py एक्सटेंशन। पाइथन फाइल को हमेशा .py एक्सटेंशन यूज करके हमें सेव करना है। तो फाइल नेम तो हमने दे दिया। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, कमेंट्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम कमेंट जो भी ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पहला कमेंट हमने कितना नंबर एग्जाम्पल है वो हमने ऐड किया। उसके बाद ये प्रोग्राम किस चीज को लेके है वो हम डिफाइन करेंगे। राइट ए प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन टू कैलकुलेट and display the factorial of a number which is passed as an argument। तो क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम लिखो बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्या करने के लिए, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले करने के लिए फैक्टोरियल एक नंबर का, जिस नंबर को हम आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास करेंगे। ओके, तो जितना भी कमेंट हमें चाहिए था वो कमेंट तो हमने लिख लिया है। अभी मेन काम हम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले फंक्शन, अगर हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करना है तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं, फंक्शन को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम फंक्शन को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। हमें सपोज कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल, तो उसी हिसाब से मैंने एक फंक्शन नेम दे दिया और इस फंक्शन के पास हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। आर्ग्यूमेंट जो भी पास करेंगे यहाँ का पैरामीटर उसको रिसीव करेगा एज ए इनपुट। इनपुट के हिसाब से रिसीव करके फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। तो फैक्टोरियल में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का मिनिमम वैल्यू 1 है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन करके हम जिस वेरिएबल में स्टोर करेंगे उस वेरिएबल को हमने क्रिएट किया या फिर डिक्लेयर एंड डिफाइन हमने किया बाय असाइनिंग द वैल्यू 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल हम जब कैलकुलेट करेंगे, जिस नंबर का हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं उस नंबर से लेके एक एक कम करते करते हम 1 तक जा सकते हैं मल्टीप्लाई करते करते, या फिर 1 से लेके जिस नंबर का हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं इंक्रीज करते करते 1 वहां तक भी जा सकते हैं। दोनों में से कोई भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस हम यूज करके यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम जिस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं वहां से लेके 1 तक हम जा सकते हैं एक एक कम करके, कैसे वो हम देखेंगे। तो उसके लिए हमें रेंज यूज करना पड़ेगा। रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। सपोज स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है नम और स्टॉप पॉइंट हमारा है 0, और हम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टॉप पॉइंट तक कैसे पहुंचना चाहते हैं, एक एक डिक्रीमेंट करके, मतलब एक एक स्टेप हम कम करते करते जाएंगे स्टार्ट से स्टॉप वैल्यू तक पहुंचने के लिए। ओके, उसके बाद कब तक चलेगा ये फॉर लूप, जब तक हम ये रेंज के एंड वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते, और तब तक जब तक एंड वैल्यू तक पहुंचेगा तब तक हर एक वैल्यू जो भी आई नाम का जो हमने कंट्रोल वेरिएबल लिया है, जो हर एक वैल्यू को एक्सेस करेगा, वो हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते करते जाएगा और उसको फैक्ट वेरिएबल में स्टोर करते करते जाएगा। कब तक, जब तक हम रेंज के एंड तक नहीं पहुंच जाते। तो रेंज के एंड तक पहुंचते पहुंचते वो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर चुका होगा उस नंबर से लेके 1 तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। फॉर लूप के बाहर आने के बाद हम फैक्टोरियल वैल्यू जो भी कैलकुलेट हुआ होगा उसको हम प्रिंट कर देंगे। सो फैक्टोरियल ऑफ नम इज, किस में स्टोर है फैक्टोरियल, फैक्ट वेरिएबल में। ओके, तो यहाँ पे हमने जो यूजर डिफाइन फंक्शन डिफाइन किया उसके अंदर हमने फैक्टोरियल को हमने कैलकुलेट किया और उसके साथ साथ हमने फैक्टोरियल वैल्यू को एज ए आउटपुट हमने डिस्प्ले भी किया। तो ये तो हमने फंक्शन को डिफाइन किया। अभी हमारा फंक्शन डेफिनेशन खत्म होता है तो उसके बाहर हम आते हैं। मेन टास्क का जो एग्जीक्यूशन है वो अभी जो हम डिफाइन करेंगे वहां से शुरू होगा।
तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, जिस नंबर का हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो नंबर का इनपुट हम यूजर से सबसे पहले लेंगे बाय यूजिंग इनपुट मेथड, बाय गिविंग सम प्रॉम्प्ट, एंटर ए नंबर। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उस नंबर को हम पास करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन के पास एज ए आर्ग्यूमेंट। देन यूजर डिफाइंड फंक्शन को हमने कॉल किया आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास करके। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जहां पे हमने डिफाइन किया है वहां पे वो कॉल करके जाएगा और वहां पे वैल्यू जो भी हम पास किए हैं वो पैरामीटर रिसीव करेगा, रिसीव करके फिर अपना टास्क शुरू करेगा। टास्क शुरू करके फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट करके फिर फैक्टोरियल वैल्यू को एज ए आउटपुट प्रिंट करेगा। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था। इसको हम सेव कर लेते हैं बाय यूजिंग द शॉर्टकट की CTRL+S। फिर हम इसको रन करते हैं। अगर कोई एरर होता, सिंटैक्स एरर, तो दिखा देता, नहीं है तो यहाँ पे एग्जीक्यूट शुरू हो चुका है, एग्जीक्यूशन शुरू हो चुका है। पूछ रहा है कि नंबर एंटर करो। सपोज हमने नंबर एंटर किया 5, तो उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और हमें शो कर देगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे हमने जो रेंज लिया है वो जिस नंबर का हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं वहां से लेके हम 0 तक एक एक स्टेप हम कम करते करते गए। अगर हम चाहे तो उसका उल्टा भी कर सकते हैं, 1 से लेके num+1 तक हम ले सकते हैं और स्टेप हम 1 इंक्रीमेंट करते करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले 1 से शुरू होगा, स्टार्ट पॉइंट जो भी हम लेते हैं वहां से शुरू होता है। एंड कहाँ तक जाएगा, नम तक जाएगा, इसीलिए हम num+1 लिए। सपोज नम हमने एंटर किया है 5, तो num+1 कितना है 6। तो स्टॉप वैल्यू हम जितना देते हैं उससे एक कम वैल्यू तक ही वो रेंज मतलब लिस्ट को डिफाइन करता है। ओके, तो इस तरीके से भी अगर हम डिफाइन करेंगे तब भी आउटपुट हमारा सेम आना चाहिए। तो इसको हम रन करके दोबारा से देखते हैं, वही सेम वैल्यू लेके हम देख सकते हैं आउटपुट हमारा सेम आ रहा है। तो दोनों में से कोई भी मेथड में हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ओके, तो अभी तक तो हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन में जितने भी हमने एग्जांपल्स कंसीडर किया, सारे के सारे एग्जांपल्स में अगर हम देखें आर्ग्यूमेंट के हिसाब से हम जो भी पास कर रहे थे वो नंबर्स ही पास कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 4 से लेके एग्जाम्पल नंबर 7 तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स हमने किया, सारे एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि हमने न्यूमेरिक टाइप का वैल्यू ही सिर्फ आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पैरामीटर के पास हमने पास किया है। पर अगर एक ऐसा सिचुएशन आए जहां पे हमें न्यूमेरिक टाइप ऑफ वैल्यूज के बदले स्ट्रिंग वैल्यूज मतलब टेक्स्ट वैल्यूज को पास करना पड़े या फिर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को पास करना पड़े, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अभी जो प्रोग्राम हम कंसीडर करेंगे उस प्रोग्राम के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो कंसीडर करते हैं क्या है प्रोग्राम का क्वेश्चन, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। प्रोग्राम का क्वेश्चन हमें यहाँ पे बोला है कि राइट ए प्रोग्राम यूजिंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन that accepts the first name and last name as argument, concatenate them to get full name and display the output as hello full name। तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिस प्रोग्राम में हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करेंगे। जो यूजर डिफाइंड फंक्शन अपने पैरामीटर में आर्ग्यूमेंट्स से फंक्शन में क्या रिसीव करेगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम रिसीव करेगा एज ए इनपुट। रिसीव करके उसको कनकेटिनेट करेगा, कनकेटिनेट मतलब फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को कंबाइन करेगा, कंबाइन करके एक फुल नेम जनरेट करेगा, फुल नेम जनरेट करके इस तरीके से हमें आउटपुट दिखाएगा। किस तरीके से, हेलो फुल नेम, इस तरीके से हमें आउटपुट दिखाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, सपोज फर्स्ट नेम हमने एंटर किया ज्ञान, सेकंड लास्ट नेम हमने एंटर किया वर्धन, तो आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए हेलो ज्ञान वर्धन। इस तरीके से आउटपुट हमें देना चाहिए। उसी हिसाब से हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को हमारे प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं वो हम अभी समझेंगे। तो जितना भी कमेंट्स हमें चाहिए हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, अभी तक वही करते आए हैं तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे।
तो फंक्शन डिफिनीशन करते वक्त, फंक्शन को डिफाइन करते वक्त वहां पे हमें ध्यान देना है कि दो पैरामीटर हम देंगे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को रिसीव करने के लिए एज ए इनपुट। उसके बाद फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, कनकेटिनेट करना है। कनकेटिनेट हम कैसे करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज को कनकेटिनेट करने के लिए हम कनकेटिनेटर ऑपरेटर यूज करते हैं। तो कनकेटिनेटर ऑपरेटर हमारा क्या है, प्लस। तो फर्स्ट जो हमारा वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू स्टोर होगा, लास्ट वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू स्टोर होगा, बीच में हमने व्हाइट स्पेस एज अ स्ट्रिंग ऐड किया है। तो ये तीनों को ऐड करेगा, ऐड करके फुल नेम वेरिएबल में स्टोर करेगा। फुल नेम वेरिएबल में स्टोर करने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करके नेम तो हमारा जनरेट हो गया, फुल नेम हमारा जनरेट हो गया। उससे बिगिनिंग में हम क्या करेंगे, हेलो नाम का एक स्ट्रिंग ऐड कर देंगे। तो वो हमें दिखा देगा हेलो, जो भी हमारा फुल नेम है। तो ये तो फंक्शन डेफिनेशन हो गया। तो फंक्शन डेफिनेशन काम तभी करेगा जब हम इसको कॉल करेंगे। तो अभी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे जहां से एग्जीक्यूशन शुरू होगा। मतलब यूजर से फर्स्ट नेम हम इनपुट के हिसाब से लेंगे, लास्ट नेम इनपुट के हिसाब से लेंगे यूजर से। इनपुट के हिसाब से यूजर से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लेने के बाद उसको फंक्शन कॉल अभी हम करेंगे। एंड फंक्शन कॉल करके जैसे न्यूमेरिक टाइप ऑफ वैल्यूज को हम पास करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज को भी पास करेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल। तो हम जो भी वैल्यू एंटर किए होंगे यूजर के द्वारा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, वही वैल्यूज को हम पास करेंगे फंक्शन हेडर के पास। वहां पे जो पैरामीटर्स हैं वो उस वैल्यू को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद फंक्शन के अंदर आएंगे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब टास्क परफॉर्म करेंगे। टास्क परफॉर्म करके आउटपुट प्रिंट करेंगे हेलो, जो भी फुल नेम होगा वो फुल नेम। ओके, तो आउटपुट किस तरीके से आएगा, अगर सपोज कोई फर्स्ट नेम एंटर करता है ज्ञान, सेकंड नेम एंटर करता है वर्धन, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो ज्ञान वर्धन। सो आई थिंक कैसे हम न्यूमेरिक टाइप ऑफ वैल्यूज के बदले स्ट्रिंग वैल्यूज को भी एज ए आर्ग्यूमेंट फंक्शन हेडर के पास, फंक्शन पैरामीटर के पास कर सकते हैं। आई थिंक ये इजी एग्जाम्पल के थ्रू सबको समझ आ गया होगा। तो इस एग्जाम्पल को, इस प्रोग्राम को भी हम थोड़ा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा सिंपल तरीके से समझ आ जाए कि हम कैसे प्रोग्राम लिख सकते हैं आसान तरीके से। ओके ओके, तो अभी वाला क्वेश्चन हमें क्या बोला है जो हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमें बोला है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कि आर्ग्यूमेंट के हिसाब से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल आर्ग्यूमेंट के हिसाब से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एज ए इनपुट एक्सेप्ट करे। देन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को कनकेटिनेट करे, मतलब कंबाइन करे, और कंबाइन करके फुल नेम को डिस्प्ले करे। किस तरीके से, सबसे पहले हेलो लगाए, हेलो के साथ फिर जो भी हमारा फुल नेम है फुल नेम को डिस्प्ले करे। तो इस तरह से एक प्रोग्राम हमें लिखने के लिए बोला गया है। तो उस तरह के प्रोग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं देखेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम फाइल नेम हम दे देंगे। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 8 है, तो उसी हिसाब से हमने फाइल को नेम दे के सेव कर दिया है। तो सबसे पहले जैसे हम कमेंट ऐड करते हैं, तो जो भी हमें कमेंट्स ऐड करना है तो हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पहला कमेंट हमने ऐड किया कि हमारा कितना नंबर एग्जाम्पल है। सेकेंड हम कमेंट ऐड कर रहे हैं कि हमारा किस तरह का प्रोग्राम है, क्या लिखना है। राइट ए प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन that accepts first name and last name as argument। ओके, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को आर्ग्यूमेंट के हिसाब से एक्सेप्ट करें। देन concatenate them to get the full name and display the output as hello full name। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा एक प्रोग्राम लिखें बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को एज ए आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करे इनपुट को,
एक्सेप्ट करने के बाद वो फंक्शन के अंदर उसको कनकेटिनेट करे, कनकेटिनेट करने के बाद फुल नेम मिले, फिर उस फुल नेम को हम हेलो फुल नेम के हिसाब से एज ए आउटपुट हम डिस्प्ले करें। इस तरीके का प्रोग्राम हमें लिखने को बोला गया है। तो इस प्रोग्राम में अभी तक हम जितना भी प्रोग्राम देख रहे थे यूजर डिफाइंड फंक्शन का, वहां पे हम नंबर्स टाइप के वैल्यू को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे, पर यहाँ पे हमें स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। तो कैसे हम स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं वो हम देखेंगे। जैसे नंबर टाइप ऑफ वैल्यूज को हम आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास करते हैं, यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते आए हैं, फंक्शन डेफिनेशन वो करते आए हैं, तो वो चीज भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि हमें फुल नेम जनरेट करके दे, तो उसी हिसाब से हमने फंक्शन का नाम दे दिया। और इस फंक्शन के पास आर्ग्यूमेंट के हिसाब से क्या पास होके आने वाला है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये दो वैल्यू पास होके आने वाला है। ये दो वैल्यू पास होके आएगा तो उसके बाद इस फंक्शन के माध्यम से हम क्या करेंगे, कनकेटिनेट करेंगे। ओके, इस फंक्शन के माध्यम से हम कनकेटिनेट करेंगे। जैसे कि हमने कनकेटिनेट करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नेम देन प्लस व्हाइट स्पेस, मतलब जैसे कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बीच थोड़ा सा व्हाइट स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस, वही ब्लैंक स्पेस हमने ऐड किया। ये प्लस सिंबल जो है ये यहाँ पे कनकेटिनेटर की तरह काम कर रहा है। जब भी हम स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं तो तब प्लस सिंबल जो है वो कनकेटिनेटर की तरह काम करता है, स्ट्रिंग वैल्यूज को ऐड करके एक सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू के फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए। तो फुल नेम तो यहाँ पे हमने जनरेट कर दिया, फुल नेम वेरिएबल में हमने उसको स्टोर कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। फुल नेम को तो प्रिंट करेंगे ही, पर उसके साथ हम हेलो को भी ऐड करेंगे। हेलो देन जो भी फुल नेम है उस फुल नेम को हम प्रिंट करेंगे। वेरी सिंपल। तो फंक्शन डेफिनेशन तो हमने कर लिया कि फंक्शन के पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम जब हम एज ए आर्ग्यूमेंट इनपुट की तरह पास करेंगे तो वो दो चीजें करेगा, कनकेटिनेट करेगा एंड फुल नेम जनरेट करेगा, और फुल नेम जनरेट करने के बाद उसको हेलो फुल नेम के हिसाब से एज ए आउटपुट हमें डिस्प्ले कराएगा। तो फंक्शन तो उसी हिसाब से हमने डिफाइन कर दिया। अभी हम फंक्शन के बाहर आएंगे। अभी हम हमारा फर्स्ट स्टेप मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जहां से शुरू होगा और फर्स्ट स्टेटमेंट वो क्या एग्जीक्यूट करेगा वो अभी हम लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यूजर से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दो वैल्यू एज ए इनपुट हम लेना चाहते हैं यूजर से। तो उसके लिए यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट मेथड। तो उसी हिसाब से हम यूजर से इनपुट लेंगे, एंटर फर्स्ट नेम, उसी हिसाब से लास्ट नेम भी हम लेंगे इनपुट मेथड यूज करके, एंटर लास्ट नेम। तो यूजर से हमने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इनपुट के हिसाब से लिया। लेने के बाद फिर हमें क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है, ताकि हम उस फंक्शन को कॉल करें, उसके पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करें, ताकि वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कनकेटिनेट करे एंड कनकेटिनेट करके हमें आउटपुट डिस्प्ले करे हेलो, जो भी फुल नेम हम भेजे होंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी हम भेजे होंगे। तो उसके लिए फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करते वक्त दोनों ही स्ट्रिंग वैल्यू को, जैसे न्यूमेरिक टाइप ऑफ वैल्यू को हम पास करते थे वैसे स्ट्रिंग वैल्यू को भी हम पास करेंगे। तो स्ट्रिंग वैल्यू को हमने पास कर दिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल। तो वो स्ट्रिंग वैल्यूज यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट पास होके पैरामीटर के पास जाएंगे। पैरामीटर उस वैल्यू को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद फंक्शन के अंदर जो भी हमने डिफाइन किया है वो टास्क परफॉर्म होगा, और टास्क परफॉर्म होके हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं बाय यूजिंग शॉर्टकट की CTRL+S। देन हम इसको रन करते हैं। तो फर्स्ट नेम मांग रहा है, तो फर्स्ट नेम हमें क्या बोला था, सपोज ज्ञान वर्धन जो फर्स्ट एंड लास्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम सपोज हमने एंटर किया ज्ञान, देन एंटर क्लिक करेंगे। देन वहां पे सपोज हम एंटर करते हैं वर्धन, ज्ञान वर्धन, तो हमें आउटपुट आना चाहिए हेलो ज्ञान वर्धन, जो कि यहाँ पे आ रहा है, हम देख सकते हैं। ओके, तो इस प्रोग्राम के थ्रू हमने ये समझा कि हम कैसे न्यूमेरिक वैल्यूज की तरह स्ट्रिंग वैल्यूज को भी एज ए आर्ग्यूमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल पास कर सकते हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक बहुत ही सिंपल तरीके से सबको समझ आ चुका होगा। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के पास हम न्यूमेरिक टाइप ऑफ वैल्यूज कैसे एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के पास हम कैसे स्ट्रिंग वैल्यूज को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शन हम डिफाइन करते हैं तो उसमें हम पैरामीटर्स यूज करते हैं ताकि आर्ग्यूमेंट के हिसाब से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल जो भी वैल्यू पास हो उस वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर सकें। तो वहाँ पे हम पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। तो वहाँ पे हम जो पैरामीटर डिफाइन करते हैं हम डिफॉल्ट पैरामीटर कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में अभी हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो डिफॉल्ट पैरामीटर होता क्या है, वो सबसे पहले हम समझते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेशन अगर हम पैरामीटर को हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट पैरामीटर। एंड पाइथन हमें अलाउ करता है पैरामीटर्स को डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करने के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। Okay, so a default value is a value that is pre-decided and assigned to the parameter when the function call doesn't have its corresponding argument. Okay, suppose एक फंक्शन हमने डिफाइन किया। सपोज फंक्शन का नाम है abc और वहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर लिया है जैसे कि a b। ओके, ऐसे कुछ पैरामीटर्स हमने लिया है और ये फंक्शन का बॉडी है। देन फंक्शन को सपोज हम कॉल करते हैं एंड कॉल करते वक्त सपोज ओनली मैंने ए वैल्यू ही पास किया तो बी वैल्यू भी पास करना चाहिए था, तो यहाँ पे एरर जनरेट होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यूजर बी वैल्यू पास नहीं करने से बाय डिफॉल्ट हमने जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू वो कंसीडर कर ले, तो यहाँ पे पैरामीटर को हमने जो एक प्री डिसाइडेड वैल्यू असाइन कर दिया है दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट पैरामीटर। और पाइथन हमें अलाउ करता है पैरामीटर्स को डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करने के लिए। ओके, सो आई थिंक डिफॉल्ट पैरामीटर क्या है वो तो सबको क्लियर हो गया होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक प्रोग्राम एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे जिस प्रोग्राम एग्जाम्पल के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्या बोला है, write a program that accepts numerator and denominator of a fractional number। फ्रैक्शनल नंबर हम जानते हैं, फ्रैक्शनल नंबर जैसे कि हम बोल सकते हैं सपोज हमने लिखा 17/39। ओके, तो ये एक तरह का फ्रैक्शनल नंबर है। 5/7 ये एक फ्रैक्शनल नंबर है कि नहीं। एंड कॉल्स ए यूजर डिफाइंड फंक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन when the fraction formed is not a proper fraction। तो ये होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोला जाता है, जिसमें ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा एंड डिनोमिनेटर बड़ा हो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर यूजर के द्वारा जो भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंटर किया जाएगा उसको यूज करके अगर हम फ्रैक्शनल नंबर बनाते हैं और अगर वो फ्रैक्शनल नंबर में न्यूमरेटर छोटा एंड डिनोमिनेटर बड़ा नहीं है दैट मीन्स वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है देन हम कॉल करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन फंक्शन को। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा और वो मिक्स्ड फ्रैक्शन फंक्शन क्या करना चाहिए, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन फंक्शन जो है वो उसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में वो उसको कन्वर्ट करेगा एंड कन्वर्ट करके हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में आउटपुट को प्रोवाइड करेगा। और जो यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लेंगे उस यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम पैरामीटर लेते हैं। तो उस पैरामीटर में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो हम 1 के हिसाब से कंसीडर करेंगे। मतलब अगर यूजर से हम इनपुट लेते हैं डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर का वैल्यू उस यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करते वक्त पास ना करें तब भी वो बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 कंसीडर कर ले। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फंक्शन डिफाइन करेंगे उस वक्त हम डिनोमिनेटर का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 देंगे, मतलब हम डिफॉल्ट पैरामीटर वहां पे सेट करेंगे। ओके, आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि यूजर से हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वैल्यू को इनपुट लेना है और फिर चेक करना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें दिखा देना है मैसेज कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है देन
एक मिक्स्ड फ्रैक्शन नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन हमें लेना है और उसको कॉल करना है, और वो मिक्स्ड फ्रैक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमारा फ्रैक्शन है वो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो उसको वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो वो जो यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लेने वाले हैं वहां पे हम डिफॉल्ट पैरामीटर सेट करेंगे, कैसे, डिनोमिनेटर को वन वैल्यू बाय डिफॉल्ट असाइन करके। ओके, तो ये हमारा टोटल सिनेरियो है जो कि क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है, उसी चीज को फॉलो करके हमें यहाँ पे प्रोग्राम को लिखना है। तो इससे पहले हम जितना भी प्रोग्राम लिख रहे थे उस प्रोग्राम में हमने एक चीज फॉलो किया है कि सबसे पहले हम क्या करते थे, फंक्शन को डिफाइन करते थे। जितने भी यूजर डिफाइन फंक्शन हमें चाहिए पहले उसको डिफाइन कर लेते थे, देन फर्स्ट स्टेप जहां से एग्जीक्यूशन शुरू होगा उसको हम लिखना शुरू करते थे। तो जरूरी नहीं है हमेशा फंक्शन डेफिनेशन को पहले शुरू करें। तो हमें क्या ध्यान देना है पाइथन प्रोग्रामिंग में कि कौन सा चीज पहले करने से हमें आसानी होगा। तो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन फंक्शन के अंदर मुझे क्या डिफाइन करना है वो लिखने से पहले मुझे यहाँ पे इस प्रोग्राम में आसानी होगा कि सबसे पहले मैं यूजर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का वैल्यू इनपुट के हिसाब से ले लूं। तो सबसे पहले वो काम हम कर लेते हैं। ओके, हाँ, उसके बाद क्वेश्चन में और भी कुछ पार्ट है। क्या बोला है, द फंक्शन डिस्प्ले ए मिक्स्ड फ्रैक्शन ओनली इफ द फ्रैक्शन फॉर्म्ड बाय द पैरामीटर डजंट इवेलुएट टू ए होल नंबर। मतलब अगर यूजर के द्वारा जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंटर किया गया अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो तो दिखा देगा कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है देन मिक्स्ड फ्रैक्शन फंक्शन को कॉल करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन फंक्शन को अगर कॉल करेंगे तो वो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा और डिस्प्ले करेगा ओनली इफ, जब हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो तब वो एक होल नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि यूजर ने इनपुट किया 16, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर उसने एंटर किया 2, है कि नहीं। तो अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये तो हम बोल सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या करेगा, इसको मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन फंक्शन क्या करेगा, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करेगा। तो डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने से तो ये 8 आ जा रहा है जो कि एक होल नंबर है कि नहीं। तो होल नंबर आ जाने से उसको वो एज ए आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा, ओनली अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में वो कन्वर्ट होता है तभी जाके उसको वो एज ए आउटपुट हमें शो करेगा। और अगर वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है तो सिंपल मैसेज दिखा देगा कि ये एक होल नंबर है। ओके, तो ये टोटल प्रोग्राम का सिनेरियो है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे जो चीज करने से हमें प्रोग्राम लिखने में आसान हो उस चीज को पहले करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला काम जो मुझे आसान लग रहा है वो है यूजर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का वैल्यू एज ए इनपुट हम कंसीडर कर लें। ओके, तो उसी हिसाब से हम दो लाइन लिख लेंगे। पहले हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का वैल्यू यूजर से इनपुट ले लेंगे। यूजर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का वैल्यू इनपुट लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं कैसे चेक करोगे, उसके लिए हम कंडीशन लेंगे। ये तो जो भी हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिया हम उसको प्रिंट करके दिखा दिए। प्रिंट करके दिखाने के बाद हम कंडीशन लेंगे कि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है कि नहीं। न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से, तब जाके हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। पर अगर न्यूमरेटर बड़ा है एंड डिनोमिनेटर छोटा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम मिक्स्ड फ्रैक्शन नाम का एक फंक्शन को कॉल करेंगे एंड कॉल करके उसके पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। ओके, अभी तक बहुत सिंपल तरीके से समझ आ चुका। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर न्यूमरेटर बड़ा नहीं है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम एल्स ब्लॉक में आएंगे और वहां पे सिंपली हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि जो भी यूजर ने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंटर किया है उस हिसाब से वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि वहां पे न्यूमरेटर छोटा है एंड डिनोमिनेटर बड़ा है। ओके, तो अगर न्यूमरेटर छोटा एंड डिनोमिनेटर बड़ा है तो तब तो सिंपली मैसेज दिखा देगा कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है।
पर अगर न्यूमरेटर बड़ा हो एंड डिनोमिनेटर छोटा हो तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कॉल करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, न्यूमरेटर बड़ा है 17 एंड डिनोमिनेटर छोटा है 2, तो इसका मतलब ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है कि नहीं? प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कॉल करेंगे ताकि वो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कॉल करने से पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो हमें एरर मैसेज जनरेट करेगा। हमने इसको समझने के लिए इस तरीके से स्टेप को फॉलो किया। अदरवाइज एक्चुअल प्रोसेस में अगर हम देखें मिक्स्ड फ्रैक्शन मेथड को, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन फंक्शन को हमें डिफाइन करना होता है, उसके बाद जाके हम उसको कॉल कर सकते हैं। ओके, पर इजी तरीके से हमें समझ आए इसीलिए हमने इस प्रोसेस को फॉलो किया। तो अभी हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन फंक्शन को जब हमने डिफाइन किया, वहां पे हम देख सकते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो इस तरीके से हम डिफॉल्ट पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन फंक्शन करेगा क्या? जैसे कि नंबर हमारे पास है 17/2 फॉर एग्जांपल, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? डिवाइड करोगे, 17 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 8 जा 16, रिमाइंडर इज 1। तो उसको कैसे हम लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में? 8 1/2। तो हमें ये दो वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, एक है 8, एक है 1। तो ये 8 क्या है? ये क्वोशेंट है कि नहीं? और ये 1 क्या है? ये 1 हमारा रिमाइंडर है। तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमने पास किया है, आ, उसका रिमाइंडर हम निकालेंगे एंड क्वोशेंट निकालेंगे तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन मिल जाएगा। ओके, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का हमने वैल्यू पास किया। तो जब हम डिनोमिनेटर का वैल्यू पास करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू ओवरराइट हो जाता है, और जो डिनोमिनेटर का वैल्यू हम पास किए होते हैं वो वैल्यू स्टोर हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड किया, 17/2 हमने किया, तो रिमाइंडर हमारा कितना आया? रिमाइंडर हमारा आया 1। ओके, उसके बाद हम क्या फाइंड चेक करेंगे कि रिमाइंडर हमारा जीरो तो नहीं है। अगर रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाता, जैसे कि अगर एक नंबर लेते 16/2, तो 16 को 2 से डिवाइड करते तो 2 8 जा 16, तो रिमाइंडर जीरो आता। तो अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है इसका मतलब 8 0/2 विच इज इक्वल टू 8, ये एक होल नंबर है। तो अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता तो वो एक होल नंबर हो जाता, वो और मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रहता। तो इसीलिए हमने चेक किया कि रिमाइंडर कहीं जीरो तो नहीं है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तब जाके हम उसका मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ओके, तो रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं है 17/2 में, रिमाइंडर हमारा 1 है। तो उसके अंदर आएंगे, अगर रिमाइंडर उसका जीरो नहीं है फिर हम उसका कोसेंट निकालेंगे। ओके, और कोसेंट हमें इंटीजर में निकालना है, तो कोसेंट हम निकालेंगे न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो कोसेंट निकला, कोसेंट हमारा कितना आया? कोसेंट हमारा आया इंटीजर में 8। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे कि हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें क्या मिला। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें कैसे दिखाना है? 8 1/2, तो 8 क्या है? कोसेंट। तो सबसे पहले हमने दिखाया कोसेंट को, फिर 1 क्या है? रिमाइंडर, तो फिर हमने दिखाया रिमाइंडर को, फिर हमने दिखाया डिवाइड, फिर डिनोमिनेटर 2 है। ओके, तो ये आउटपुट हमें दिखाएगा 8 1/2। तो ये हमारा आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर रिमाइंडर जीरो आता, जैसे कि अगर 16/2 होता न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो डिवाइड करते तो रिमाइंडर जीरो आता, तो इसका मतलब हमें एक होल नंबर मिल जाता। तो इफ का जो एल्स ब्लॉक है, एल्स ब्लॉक में अगर आएंगे, एल्स ब्लॉक में हम कब आएंगे? जब रिमाइंडर जीरो होगा। और जब रिमाइंडर जीरो हुआ इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो हमने पास किया था वो एक होल नंबर में कन्वर्ट हो गया, और उसके लिए मैसेज दिखा देगा द गिवन फ्रैक्शन इवैल्यूएट्स टू ए होल नंबर। आई थिंक टोटल प्रोग्राम को मैंने जो समझाया बहुत ही सिंपल तरीके से सबको समझ आ गया होगा। तो इस प्रोग्राम को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, प्रैक्टिकली इसको लिखेंगे ताकि हमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोग्राम हमें किस तरीके से लिखना चाहिए, और प्रोग्राम्स लिखने का आइडिया कैसा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा एक कॉमन आइडिया ही फॉलो करें। जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम को इजीली समझाने के लिए मैंने पहले
जो हमारा मेन एग्जीक्यूशन स्टेप जहां से शुरू होगा उस हिसाब से मैंने डिफाइन करते करते गया, फिर लास्ट में मैंने फंक्शन को डिफाइन किया। पर वो एक्चुअल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि फंक्शन को बिना डिफाइन किए हम फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। पर जिस तरीके से कॉन्सेप्ट हमें बेहतर तरीके से समझ आए, हम उसी प्रोसेस को फॉलो करके, उसी लॉजिक को फॉलो करके अगर प्रोग्राम लिखेंगे, तब जाके हमें प्रोग्राम लिखने में आसानी होगी और आसान तरीके से हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि हमें और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ओके ओके तो जैसे कि क्वेश्चन हमारा क्या बोला था, क्वेश्चन हमारा ये बोला है कि हम यूजर से न्यूमरेटर वैल्यू एंड डिनोमिनेटर वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, एंड एक्सेप्ट करके उसको एक फ्रैक्शनल नंबर की तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम उसको मैसेज के हिसाब से डिस्प्ले करा देंगे कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम कॉल करेंगे। जो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या करेगा, उस फ्रैक्शन को एक प्रॉपर फ्रैक्शन अगर नहीं है तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते वक्त वो चेक करेगा कि ड्यूरिंग, अगर उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते वक्त अगर वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको वो डिस्प्ले नहीं करेगा, सिंपली मैसेज दिखा देगा कि वो एक होल नंबर है। और अगर वो होल नंबर में कन्वर्ट नहीं होता तो उसको वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसका आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम के हिसाब से करने के लिए सबसे पहले हम एक प्रोग्राम फाइल क्रिएट कर लेंगे, फाइल टैब में जाके न्यू फाइल में क्रिएट करके। और ये हमारा प्रोग्राम का एग्जाम्पल नंबर 9 है, जबकि इस चैप्टर का, तो उसी हिसाब से हम इसको रिनेम कर लेंगे सेव एज ऑप्शन में जाके। सो प्रोग्राम 39.py, तो प्रोग्राम फाइल का नेम हमने दे दिया है यहाँ पे। और जो क्वेश्चन हमारा है उस क्वेश्चन को हम थोड़ा कमेंट में लिख लेते हैं पहले। जैसे कि हमारा प्रोग्राम एग्जाम्पल नंबर 39 है, और क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, एक्सेप्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रॉम यूजर, चेक इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन और नॉट। और क्या बोला था, अगर if not a proper fraction, then call a user defined function to convert it to a mixed fraction. During conversion, if it is it is a whole number, then display a message as the number is, or the fraction is, a whole number. Otherwise, display the mixed fraction। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके कि हम यूजर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक्सेप्ट करेंगे, देन चेक करेंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है देन हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जो डिफाइन किए हैं उसको हम कॉल करेंगे। तो वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कन्वर्ट करते करते अगर वो एक होल नंबर है तो वो मैसेज दिखा देगा कि फ्रैक्शन जो है वो एक होल नंबर है। अगर वो एक होल नंबर नहीं है तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हमें वो शो करेगा। ये टोटल हमारा टास्क है जो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि सिंपल हमारा चीज जो है, हमारे माइंड में क्या आ रहा है कि हम पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंसीडर कर लेते हैं। तो हम यूजर से पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वैल्यू इनपुट के हिसाब से कंसीडर कर लेंगे। एंटर न्यूमरेटर, उसी तरीके से हम डिनोमिनेटर भी ले लेंगे।
तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों यूजर से हम इनपुट ले लिए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यूजर से इनपुट लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट टास्क जो हमारा था वो हमने कंप्लीट कर दिया। सेकंड टास्क हमारा क्या है, चेक करेंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। तो कैसे हम चेक करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, तो चेक करने से पहले हम क्या करते हैं, जो वैल्यू यूजर ने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के हिसाब से इनपुट किया है वो हम प्रिंट कर लेते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि क्या इनपुट हुआ है। ओके, सो हम दिखा देते हैं, यू एंटर्ड न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये यूजर ने इनपुट किया है, हमने दिखा दिया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें न्यूमरेटर स्मॉल एंड डिनोमिनेटर बड़ा होता है। पर अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए किससे, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर अगर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, इसका मतलब वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है कि नहीं। तो तब हम क्या करेंगे, उस यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करेंगे, जो भी हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया है कुछ भी लिख के। अदरवाइज हम एल्स ब्लॉक में जाएंगे और वहां पे सिंपली हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। क्या मैसेज प्रिंट कर देंगे, इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम एल्स ब्लॉक में आएंगे, तो एल्स ब्लॉक में हम मैसेज दिखा देंगे कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई अगर होता है तो उसके अंदर हम फंक्शन को कॉल करेंगे, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को, जो क्या करेगा, यूजर के द्वारा एंटर किया गया फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा, है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन नाम का हम एक यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन ले लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, और जिसके पास हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को पास करेंगे। तो ये फंक्शन तो अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, तो ये फंक्शन अभी हम क्या करेंगे, डिफाइन कर लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को हमने डिफॉल्ट वैल्यू असाइन किया था, डिफॉल्ट पैरामीटर के हिसाब से 1। वो हम चाहे तो कर सकते हैं, हमने बस उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि डिफॉल्ट पैरामीटर हम कैसे असाइन कर सकते हैं उसके लिए हमने लिया था। अगर ना लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि कोई भी एक फ्रैक्शन को जब हमें, अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, उसको अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था, अगर 17/2 है तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसको डिवाइड करोगे और उसका कोसेंट एंड रिमाइंडर निकालेंगे। कोसेंट देन रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। ओके, तो रिमाइंडर सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। तो रिमाइंडर जो हम फाइंड करेंगे कैसे करेंगे, न्यूमरेटर मॉड डिनोमिनेटर, इस तरीके से हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो सपोज नंबर होता 16/2, तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आया तो हमें क्या मिलेगा, ओनली होल नंबर 8, है कि नहीं। तो हम चेक करेंगे कि इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, इफ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, देन हम उसका मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालेंगे। एल्स अगर रिमाइंडर अगर 0 नहीं है, अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है तो हम उसका मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालेंगे। अगर रिमाइंडर हमारा 0 है, दैट मीन्स वो एक होल नंबर हो चुका है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे एल्स ब्लॉक में कि द गिवन फ्रैक्शन इवैल्यूएट्स टू ए होल नंबर। ओके, तो इस तरीके से मैसेज दे देंगे कि जो फ्रैक्शन यूजर ने इनपुट किया था वो एक होल नंबर इवेल्युएट हो गया या फिर होल नंबर बन गया। पर अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब उसका हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं, है कि नहीं। तो उसका हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, कोसेंट फाइंड करेंगे। तो कोसेंट फाइंड करते हैं, तो कोसेंट फाइंड कैसे करोगे, न्यूमरेटर
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, और जो भी उसका डिवीजन निकलेगा उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने टाइप कास्टिंग यूज कर लिया इंट। ओके, तो अभी हमें क्वोशेंट मिल गया, रिमाइंडर मिल गया, डिनोमिनेटर हमें पता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन अभी हम बना सकते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रिंट करने के लिए हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया, और वहां पे मैसेज दिखाएंगे द मिक्स्ड फ्रैक्शन इज लिख सकते हैं या फिर इक्वल टू दे सकते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे दिखाते हैं, सबसे पहले क्वोशेंट, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम दिखाएंगे जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट हमारा है। तो फ्रैक्शनल वाला पार्ट हमारा क्या है, रिमाइंडर। ओके, उसके बाद रिमाइंडर को दिखाने के बाद फिर हम डिवीजन वाला सिंबल दिखाएंगे। ओके, उसके बाद हम फिर दिखाएंगे डिनोमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर दिखाने के बाद फिर हम क्लोज पैरेंथेसिस देंगे, क्लोज पैरेंथेसिस देने के बाद फिर हम टोटल को क्लोज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से वो मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रिंट करेगा। जैसे कि कोसेंट हमारा 17/2 अगर हमने इनपुट लिया तो डिवाइड करेगा, तो कोसेंट 8 है, 8 1/2, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो 8 को रिप्रेजेंट करेगा ये, देन 1/2 को पैरेंथेसिस के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिया पैरेंथेसिस, देन दिस इज 1, देन डिवाइडेड बाय 2, देन पैरेंथेसिस क्लोज। ओके, तो इस तरीके से वो मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रिंट करेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। इसको हमने सेव कर लिया, अभी हम इसको रन करके देखते हैं अगर कोई एरर है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें सिंटैक्स एरर दिखा रहा है। तो सिंटैक्स एरर हमें कहाँ पे दिखा रहा है, हमने यहाँ पे जो सिंबल यूज किया है उसके हिसाब से हमें ये सिंटैक्स एरर दिखा रहा है। तो इसको क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम थोड़ा देखते हैं। ओके, इसको ओके करते हैं एंड इसको हम ऐसे ज्वाइंट करके देखते हैं, इसको दोबारा रन करके। ओके, तो वहां पे स्पेस नहीं होना चाहिए, जो हमारा एक्सक्लेमेशन वाला मार्क था नॉट इक्वल टू वाला, उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से एरर आ रहा था। तो यहाँ पे न्यूमरेटर मांग रहा है, न्यूमरेटर हम देते हैं 17, डिनोमिनेटर हम देते हैं 2, तो वो हमें इवेल्युएट करके देगा द मिक्स्ड फ्रैक्शन इज 8 1/2। ओके, दोबारा हम इसको रन करते हैं, तो दोबारा हम इसको रन करके देख लेते हैं, रन रन मॉड्यूल। तो रन मॉड्यूल में आते हैं, यहाँ पे सपोज हमने दिया 16 देन 2, तो ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां पे मैसेज दिखा देगा कि द गिवन फ्रैक्शन इवैल्यूएट्स टू ए होल नंबर। और एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जहां पे हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे। तो रन करते हैं, रन मॉड्यूल में आते हैं, रन मॉड्यूल में आने के बाद उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोला जाता है, जहां पे न्यूमरेटर छोटा हो एंड डिनोमिनेटर हमारा बड़ा हो, है कि नहीं, और दोनों एक दूसरे से डिवाइड ना हो पाते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो आई थिंक ये एग्जांपल बहुत ही सिंपल तरीके से सबको समझ आ गया होगा। तो आई थिंक प्रैक्टिकली हमने जो देखा वो भी बहुत बेहतर तरीके से सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इस प्रोग्राम को हम लिख सकते हैं। तो अभी इस प्रोग्राम में हमने जो देखा, डिनोमिनेटर हमने कितना पास किया था, 2, है कि नहीं, पर डिनोमिनेटर का डिफॉल्ट वैल्यू क्या था, 1। तो अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल हम आर्ग्यूमेंट वैल्यूज पास करते हैं उस पैरामीटर के लिए जिस पैरामीटर का डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट किया है, तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा कि वहां पे हमने नीचे वैल्यू पास किया था 17,2 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल। पैरामीटर में हमने डिनोमिनेटर का वैल्यू लिया था 1, तो उसको वो रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस करके उसके बदले आ जाएगा 2। ओके, सपोज ये और एक एग्जांपल हमने लिया है कि हमने ओनली न्यूमरेटर पास किया पर हमने डिनोमिनेटर पास नहीं किया। तो उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में वो डिनोमिनेटर का वैल्यू जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया था 1, उस डिफॉल्ट वैल्यू को वो कंसीडर करेगा। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमने आर्ग्यूमेंट के हिसाब से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल पास किया है, तो जो भी हम डिनोमिनेटर का वैल्यू पास किए होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे पास किया है 2, तो वो 2 वैल्यू क्या करेगा, इस 1 को ओवरराइट करेगा और डिनोमिनेटर का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड न्यूमरेटर का वैल्यू हो जाएगा 17। ओके, पर अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर का वैल्यू पास ना किए होते तो न्यूमरेटर का वैल्यू होता 17 एंड डिनोमिनेटर का वैल्यू होता 1, जो कि उसका डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट किया है।
ओके, आई थिंक कैसे डिफॉल्ट पैरामीटर हम सेट कर सकते हैं वो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल तरीके से सबको समझ आ गया होगा। यूजर डिफाइन फंक्शन में जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं और आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो आर्ग्यूमेंट में हम एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कि ऑलरेडी हम बहुत ही पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कोई वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ऑपरेटर है, इन सब को लेके बनता है एक्सप्रेशन। तो हम कोई एक्सप्रेशन को भी एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन हम जो भी देते हैं आर्ग्यूमेंट में वो क्या करता है, पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है, सॉल्व करके एक फाइनल वैल्यू वो फाइंड करता है, देन ओनली उस फाइनल वैल्यू को वो पास करता है पैरामीटर के पास उसको असाइन करने के लिए। ओके, तो जिस ऑर्डर में हम आर्ग्यूमेंट देते हैं हमेशा हमें ध्यान देना है कि वही सेम ऑर्डर में हमारा पैरामीटर भी होना चाहिए, ताकि वो उस वैल्यू को प्रॉपर वे में रिसीव कर सके या फिर एक्सेप्ट कर सके। और एक इंपॉर्टेंट थिंग हम यहाँ पे सीखेंगे कि जैसे कि हमने देखा डिफॉल्ट पैरामीटर हम कैसे सेट कर सकते हैं, तो वहां पे एक पॉइंट है कि द डिफॉल्ट पैरामीटर मस्ट बी द ट्रेलिंग पैरामीटर्स इन द फंक्शन हेडर। जो डिफॉल्ट पैरामीटर हम सेट करते हैं वो ट्रेलिंग पैरामीटर्स होना चाहिए हमारे फंक्शन हेडर में। इसका मतलब क्या है कि इफ एनी पैरामीटर इज हैविंग डिफॉल्ट वैल्यू देन ऑल अदर पैरामीटर टू इट्स राइट मस्ट आल्सो हैव डिफॉल्ट वैल्यूज। और जैसे कि हमने देखा वहां पे एक यूजर डिफाइन फंक्शन हमने जो डिफाइन किया था वहां पे न्यूमरेटर था लेफ्ट में, देन उसके राइट में था डिनोमिनेटर और उसका डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट किया था। तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यू हम पैरामीटर में सेट करते हैं उसके ट्रेलिंग में, मतलब उसके बाद जितने भी पैरामीटर होंगे सबके डिफॉल्ट वैल्यूज हमें सेट करने पड़ेंगे, अदरवाइज एरर मैसेज जनरेट होगा। ओके, कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने जो लिया था राइट साइड में हमने रखा है डिफॉल्ट पैरामीटर को। और एक एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों को हमने डिफॉल्ट पैरामीटर के हिसाब से डिफाइन किया है। और कुछ ऐसे एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं, जैसे कि एक इनकरेक्ट एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम इसको बोलेंगे ये इनकरेक्ट, मतलब यहाँ पे एरर मैसेज जनरेट होगा, क्योंकि अगर हमने एक पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू असाइन किया तो उसके राइट साइड में जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सबको हमें डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करना कंपलसरी है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको करेक्ट वे में अगर हम लिखना चाहते हैं तो जिसको हम डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते जिस पैरामीटर को, उसको पहले लेफ्ट में रखेंगे, देन जिनको हम डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करना चाहते हैं उनको हम राइट में रखेंगे। तो ये है सही तरीका। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली सबको समझ आ गया होगा। सो आज के क्लास में हमने जो यूजर डिफाइन फंक्शन के बारे में डिस्कस किया कि यूजर डिफाइन फंक्शन के पास हम कैसे आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म में वैल्यूज पास कर सकते हैं पैरामीटर्स के पास, ये टोटल कॉन्सेप्ट आई थिंक सबको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी बहुत से टॉपिक्स। सो थैंक यू एवरीवन।